तब तक ये चीज नहीं बोल सकते कि हम सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं या नहीं किए। और मैं इसी चीज की बात किए हैं कि सर टेस्ट जो देते हैं ना, जितना ज्यादा टेस्ट देंगे, सिली मिस्टेक हो रहे हैं, होने दीजिए। वो सिली मिस्टेक हमारा धीरे धीरे कवर होगा। जो पीपल सिर्फ लास्ट महीने में मॉक टेस्ट देते हैं, उनके कभी भी गेट में अच्छे रैंक नहीं आते। गेट में अगर अच्छा रैंक लाना है तो एटलीस्ट 100 मॉक दीजिए। 100 टेस्ट नहीं बोल रहा हूँ, 100 मॉक दीजिए। डेली हैबिट डालिए कि मैं कोई ना कोई टेस्ट दूंगा। अगर छोटा टेस्ट है, 30-35 क्वेश्चन का टेस्ट है ना, तो कोशिश कीजिए कि मैं 2-3 टेस्ट पूरे दिन में दे दूं। ये 2-3 महीने जो है ना, बहुत ही टिपिकल टेस्ट पे अपने को फोकस करना है कि जितने ज्यादा टेस्ट हो सके उतने ही देने हैं। सारे सब्जेक्ट्स में लगभग हो रहा है। देखो मैथ का क्या है कि अभी पूरे मैथ एक तो टॉपिक खत्म नहीं हुए, और जितने टॉपिक खत्म हुए हैं उतने पे पूरी प्रैक्टिस नहीं हुई है, ठीक है। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस हो रही है, और उसके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। और जहां तक मैकेनिकल एंड सिविल की बात है, उसमें से किसी भी ब्रांच में टिपिकल क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। टेस्ट सीरीज में अगर कोई बना रहा है क्वेश्चन, कुछ उल्टे सीधे क्वेश्चन बना रहे हैं तो बात अलग है, वरना क्वेश्चन आपसे सॉल्व होने चाहिए। और माइनर मिस्टेक की जहां तक बात है, सिली मिस्टेक की बात है, वो धीरे धीरे ही कवर होगा। थोड़ा आराम से क्वेश्चन कीजिए। अगर आपको पता है कि सिली मिस्टेक में मैथ में कर रहा हूँ, तो मैथ के क्वेश्चन में थोड़े आराम से करूँ। जिस सब्जेक्ट में मुझे लगता है कि इस टॉपिक में मेरे से मिस्टेक होते, तो हमें पता होना चाहिए कि ये टॉपिक है, क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, तो इसे मैं थोड़ा आराम से करूँ, मैं जल्दीबाजी में क्वेश्चन ना करूँ, तो सिली मिस्टेक वो नहीं होगी। तो वही टेस्ट एनालिसिस का अप्रोच होता है कि टेस्ट एनालिसिस करने से हमें ये पता चलता है कि हाँ, ये पार्टिकुलर टॉपिक में मुझे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। एक तो मुझे वो टॉपिक स्ट्रॉन्ग करना है, दूसरी चीज जब भी मैं उस टॉपिक के क्वेश्चन करूँ तो थोड़े आराम से करूँ, जल्दीबाजी ना करूँ। प्रेशर तो बढ़ेगा भाई, प्रेशर तो बढ़ेगा, अभी बहुत बढ़ेगा। जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएंगे प्रेशर काफी बढ़ेगा। आपको उस प्रेशर को सस्टेन करना है, आराम से रहना है अपने आप को। चलो, लास्ट हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जो कर रहे थे वो टॉपिक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, या सो स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से। हम्म। कितने मार्क्स आ रहे हैं रोमना आपके ओवरऑल? अगर आप 100 मार्क्स के टेस्ट देते हो, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं अभी? आउट ऑफ 100 कितने आ रहे हैं? चलो डिस्कस कर लेना आप, मेरा व्हाट्सअप नंबर है ना आप लोगों के पास, जिनको भी प्रॉब्लम आ रही है वो डिस्कस कर लेना, मैं गाइड कर लूंगा कि क्या करना चाहिए एक्स्ट्रा, ठीक है। So normal distribution, that is Gaussian distribution. So normal probability distribution function. इसी को हम लोग बोलते हैं Gaussian distribution. इसका जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है, पीडीएफ जो होता है इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, दैट इज गिवन बाय एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई सिग्मा स्क्वायर e raised to minus 1 by 2 sigma square x minus mu whole square. ओके, x की जो वैल्यू होती है वो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में होती है। सबसे पहले इस फंक्शन को देखकर बताओ कि ये फंक्शन x की किस वैल्यू के अबाउट सिमेट्रिक है। क्या ये फंक्शन x की किसी वैल्यू के अबाउट सिमेट्रिक है? तो सबसे पहले वो वैल्यू बताइए। म्यू, वेरी गुड। नंबर ऑफ पैरामीटर, इस पूरे फार्मूले को या इक्वेशन को देखकर आप मुझे बताओ कि इसमें टोटल कितने पैरामीटर्स, वेरिएबल को हटा दीजिए, उसके अलावा कितने पैरामीटर्स, हाउ मेनी पैरामीटर्स? जल्दी जल्दी आंसर दो भाई, नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने हैं इसमें?
देयर आर टू पैरामीटर्स म्यू एंड सिग्मा, है ना। देयर आर टू पैरामीटर म्यू एंड सिग्मा, मीन वैल्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, देयर आर टू पैरामीटर। एक्स इज अ वेरिएबल, एक्स तो वेरिएबल है, पैरामीटर टू है, म्यू एंड सिग्मा। ओके, ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। इट मींस इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का दिए हुए इंटरवल में अगर मैं इंटीग्रेशन कर लेता हूं 1/2 सिग्मा स्क्वायर स्क्वायर रूट e raised to -1/2 सिग्मा स्क्वायर x माइनस म्यू होल स्क्वायर, इसका मैं इंटीग्रेशन कर लेता हूं तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, कितनी आएगी ये वैल्यू? 1 निकल कर आएगी। वेरी गुड। चलो, मुझे इस फंक्शन का स्टेशनरी पॉइंट चाहिए जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो रहा हो, मुझे वो वाला पॉइंट चाहिए। तो वो वाला पॉइंट फाइंड आउट करना, इट मींस स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट करना, मुझे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अगर मैं फंक्शन का डिफरेंशिएशन करता हूं तो फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन आएगा वो देख लेते हैं। ये कांस्टेंट नंबर है 1/√2 सिग्मा स्क्वायर, एंड इसका डिफरेंशिएशन सर सेम आता है एक्सपोनेंशियल का, डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल ही होता है, x माइनस म्यू होल स्क्वायर इनटू यहाँ जो टर्म्स है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1/2 सिग्मा स्क्वायर कांस्टेंट नंबर, एंड इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2 टाइम्स x माइनस म्यू आएगा। x माइनस म्यू का करेंगे तो वो 1 होगा, वो लिखने की जरूरत नहीं। स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए मुझे इसे 0 करना पड़ेगा। 0 कर लिया। अब आप मुझे बताइए कि x की किन वैल्यूज के लिए ये पूरा टर्म 0 बनने वाला है, x की किस वैल्यू के लिए ये 0 बनने वाला है, स्टेशनरी पॉइंट कौन सा होगा? mu. So a stationary point for this function is x is equal to mu. X is equal to mu पे फंक्शन का स्टेशनरी पॉइंट मुझे मिल रहा है। सो अब मैं इसके ग्राफ पे फोकस करूंगा कि इसका ग्राफ कैसा बन सकता है। ठीक है, सो ये x एक्सिस है और एज वी नो दैट फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट x इज इक्वल टू म्यू लाइन, सो मैंने यहाँ पर एक लाइन बना लिया है, दिस लाइन इज x इज इक्वल टू म्यू। इसी के अबाउट फंक्शन का ग्राफ जो होगा सिमेट्रिक होगा, जैसा ग्राफ इस साइड होगा वैसा ग्राफ इस साइड भी होगा। ये फंक्शन जो आपको दिख रहा है, ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है, इसके इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बिहेवियर को हमें समझना है। अगर मैं बोलूं कि x ग्रेटर देन म्यू है, x की वैल्यू ग्रेटर देन म्यू, ध्यान से समझना, दिस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन e पे पावर समथिंग, ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। अगर x की वैल्यू म्यू से मैं बड़ी रख दूं तो ये तो पॉजिटिव है लेकिन ये वाली क्वांटिटी क्या हो गई, नेगेटिव। इट मींस अगर x की वैल्यू म्यू से बड़ी है तो जो मेरा f डैश x मिल रहा है दैट इज लेस देन 0 मिल रहा है, इट मींस फंक्शन डिक्रीजिंग नेचर का है। उसी तरीके से अगर मैं x लेस देन म्यू की मैं बात करूं तो x लेस देन म्यू के लिए क्या मिलेगा, सर x लेस देन म्यू करें तो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, इट मींस f डैश x जो हो जाएगा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग नेचर का है और यहाँ पे जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग नेचर का है। अगर मैं माइनस इंफिनिटी पुट करूं, x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी पुट करूं फंक्शन में, दिए हुए फंक्शन में f में अगर मैं x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी पुट करूं तो रिजल्ट क्या बनेगा, देखो माइनस इंफिनिटी का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव इंफिनिटी और यहाँ पे नेगेटिव साइन, तो e रेज टू माइनस इंफिनिटी के टर्म्स में जाएगा और e रेज टू माइनस इंफिनिटी की वैल्यू 0 हो जाएगी। उसी तरीके से अगर मैं x की वैल्यू इंफिनिटी पे पूछूं तो आप इंफिनिटी पुट करोगे, इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी, नेगेटिव साइन e रेज टू माइनस इंफिनिटी, अगेन e रेज टू माइनस इंफिनिटी मिल रहा है और ये भी 0 मिल रहा है। इट मींस फंक्शन इंफिनिटी पे 0, माइनस इंफिनिटी पे 0 है, इंफिनिटी पे भी 0 है। ये दोनों ही पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू जो है वो 0 एंड 0 मुझे मिल रही है। ये भी पता चल गया कि डेरिवेटिव की वैल्यू जो है वो, मैं नहीं दिख रहा हूँ, ऐसा कैसे नहीं, क्या हो गया, अच्छा कैमरा, ओके अब सही है। ओके चलो, ये रहा x एक्सिस,
यहाँ पर मैंने x इक्वल टू म्यू वाली लाइन बनाई थी, मैंने बोला माइनस इन्फिनिटी पे भी 0 हो रहा है, प्लस इन्फिनिटी पे 0 हो रहा है, और x इक्वल टू म्यू पे, x इक्वल टू म्यू पे स्टेशनरी पॉइंट है, मतलब यहाँ पे टेंजेंट लाइन, ऐसा हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाइन। हमें पता है माइनस इन्फिनिटी पे 0 हो रहा है और फंक्शन यहाँ से इंक्रीजिंग है, ऐसा इंक्रीज करते हुए ऊपर गया और ये फिर वापस नीचे आएगा। ये शेप जो बनकर निकल कर आ रहा है, इस शेप को कौन सा शेप बोलते हैं? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस शेप? शेप का नाम क्या है इसका? बेल शेप। वेरी गुड। सो दिस इज अ बेल शेप कर्व। ओके, बेल शेप्ड कर्व। इस दिए हुए फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे आपको दिख रही है? मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे दिख रही है? x इक्वल टू म्यू पे। ओके, तो सबसे पहले हमने मॉड का पता किया कि सर मॉड जो है वो म्यू के इक्वल है। मीन वैल्यू भी तो म्यू को ही बोल रहे हैं, म्यू यहाँ पर क्या है? वो मीन वैल्यू है, दिस इज मीन वैल्यू है ना, म्यू हम लोग डिनोट कर रहे हैं मीन वैल्यू, और ये क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन। दिस इज अ स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि मीडियन कौन सा वैल्यू होगा। मीन भी म्यू निकल कर आया है और मॉड भी म्यू निकल कर आया है। मीडियन, मीडियन मतलब वो कौन सी लाइन है जो पूरे एरिया को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है? सर ये वही लाइन है ना जिसके अबाउट फंक्शन सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक होने कारण जितना एरिया इस साइड में होगा उतना ही एरिया इस साइड में होगा। इट मीन सर दिए हुए बेल शेप्ड कर्व जो यहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का निकला है, उसके लिए मीन मीडियन मॉड सबके सब इक्वल होते हैं। अगर कभी भी मीन देकर मीडियन पूछ लिया हो तब पर भी मीन की वैल्यू के इक्वल होगा, मॉड पूछ लिया हो तब पर भी वो मीन के इक्वल ही होगा। तो ये सब चीजें अपने को ध्यान में रखनी है मीन में। अच्छा, चलो दिए हुए फंक्शन के लिए अगर मुझे फर्स्ट केस कुछ ऐसा पूछ दिया हो कि मैं माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट करता हूँ और x इज इक्वल टू मीन वैल्यू तक इंटीग्रेशन करता हूँ, तो ये दिए हुए प्रोबेबिलिटी फंक्शन का मीन वैल्यू तक इंटीग्रेशन करने पे कितनी वैल्यू देगा? एज मीन वैल्यू मीडियन है तो उसके अकॉर्डिंग सोचकर आपको आंसर दे देना है कि सर मीन वैल्यू मीडियन मॉड सब इक्वल है, और माइनस इंफिनिटी से अगर मीडियन तक सॉल्व करें सर वो 0.5 निकल कर आएगा। सिमिलरली अगर मैं ये इंटीग्रेशन म्यू से स्टार्ट करूं और इंफिनिटी तक लेके जाऊं तब पर भी ये वैल्यू कितनी देंगे? ये वैल्यू भी अपने को कितनी मिलेगी? सर ये भी 0.5 ही मिलेगा, ये भी 0.5 ही मिलेगा, है ना। तो ये सब छोटी छोटी चीजें जो हैं वो अपने को ध्यान में रखना है। अब एक आएंगे हम लोग कम्युलेटिव फंक्शन पे, उसके ऊपर थोड़े बाद में आ जाएंगे। अभी फिलहाल हम लोग वर्क करते हैं कुछ रेडीमेड डेटा जो मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला कंसर्न अपना ये है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में x इक्वल टू म्यू जो है वो मीडियन वाली लाइन है। इट मीन्स पूरा एरिया जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, तो हाफ एरिया इस साइड है और हाफ एरिया इस साइड है। इट मीन्स कभी भी अगर मुझसे प्रोबेबिलिटी पूछेगा माइनस इंफिनिटी से म्यू के लिए तो मैं 1/2 बोलूंगा, और 1/2 से इंफिनिटी तक पूछेगा तो भी 1/2 बोलूंगा। सबसे बड़ी चीज यहाँ पर ये मैं बताने जा रहा हूँ कि ये वाली जो हाइट है वो हाइट कितनी है। अगर मैं इस हाइट की मैं बात करूं तो सर फंक्शन से हाइट मिलेगा। फंक्शन क्या था सर? फंक्शन है 1/√ऑफ 2 पाई सिग्मा स्क्वायर e रेज टू माइनस 1/2 सिग्मा स्क्वायर x माइनस म्यू होल स्क्वायर। इसमें अगर मैं x की वैल्यू म्यू पुट कर दूं तो मुझे सर ये वाली हाइट मिल जाएगी, ये वाली जो हाइट है वो हाइट मिल जाएगी। तो ये हाइट निकालने से हमें पता चला कि x की वैल्यू म्यू पुट करोगे तो ये 0 बनेगा, और e रेज टू 0 1 होता है, तो यहाँ से क्वांटिटी मुझे 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई सिग्मा स्क्वायर मिलेगा। इट सिंपली मीन्स दैट कि जो ये हाइट निकल कर आ रही है वो हाइट किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? देखो 2 पाई कांस्टेंट है, स्क्वायर रूट करेंगे तो सर ये भी कांस्टेंट है, लेकिन ये सिग्मा स्क्वायर जो आपको दिख रहा है स्क्वायर रूट लेंगे तो सिर्फ सिग्मा बचेगा। दिस इज 1/सिग्मा। इट मीन्स हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टैंडर्ड डेविएशन। जिस कर्व का हाइट ज्यादा होगा उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाले फंक्शन में जिसकी हाइट ज्यादा होगी उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा। सो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइट।
है ना। जितनी ज्यादा हाइट उतनी कम स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर हुआ ये बात सबको? यस। चलो देखो, ये x इक्वल टू म्यू वाली लाइन है। मैंने क्या किया कि दिए हुए मीन वैल्यू में मैंने एक स्टैंडर्ड डेविएशन को ऐड किया है और एक स्टैंडर्ड डेविएशन को सब्ट्रैक्ट किया है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद इसके बीच का जो एरिया है उस एरिया को मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, उस एरिया को मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो टोटल एरिया आता है वो 0.34 अराउंड आता है, 68% आता है टोटल एरिया। तो इस साइड का एरिया जो बनेगा सिमेट्रिसिटी के अराउंड, उसका हाफ। तो ये सर 34% और ये भी कितने 34%। सो 0.34 से थोड़ा ज्यादा और ये भी 0.34 से थोड़ा ज्यादा होगा। तो अगर हमने ये ऑब्जर्व किया कि म्यू वाले लाइन से लेकर प्लस इंफिनिटी तक 0.5 मिलता है, यहाँ पे 0.35 से थोड़ा ज्यादा है, तो यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी वो 0.16 से कम मिलेगी, अराउंड 0.159 ऐसा कुछ मिलेगा, है ना, 0.159। तो ये सब छोटी छोटी चीजें होंगी। उसी तरीके से सर इस साइड का भी एरिया 0.5 के इक्वल होगा। अगर मुझसे कोई पूछा होगा कि प्रोबेबिलिटी बताओ म्यू माइनस सिग्मा से म्यू तक की, तब तो मैं 0.341 समथिंग बोल दूंगा। अगर मुझसे पूछेगा माइनस इंफिनिटी से म्यू माइनस सिग्मा के लिए, तो मैं 0.159 समथिंग बोल दूंगा। इस तरीके से हमें आंसर देना है और इन रेडीमेड डेटा का यूज करना है क्वेश्चंस को सॉल्व करने टाइम पे। नोट डाउन कर लीजिए इन वैल्यूज को ताकि आपको ध्यान में रहे कि किस तरीके से देना है। ग्राफ बना लीजिए सर, इसके बीच में प्रोबेबिलिटी पूछेगा 0.34, इससे बीच में पूछेगा 0.34, यहाँ से पूछेगा 0.159 अराउंड, 0.159 अराउंड। इस तरीके से आंसर देना है। देखो 0.682 होता है अराउंड, तो ये हो जाएगा 0.341 और ये भी हो जाएगा 0.341। तो ये बन जाएंगे 0.159, 0.159, 0.159 3 डेसिमल प्लेस तक, 0.341 3 डेसिमल प्लेस तक, 0.341 3 डेसिमल, सिमिलरली 0.159 3 डेसिमल प्लेस तक। नाउ द नेक्स्ट वन इज 95% वाला इंटरवल। जब हम 95% वाले इंटरवल की बात कर रहे हैं तो हम लोग 2 स्टैंडर्ड डिवीजन का डिफरेंस ले रहे हैं। यहाँ पर फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकेंड स्टैंडर्ड डिवीजन का डिफरेंस है, देखो म्यू माइनस 2 सिग्मा एंड म्यू प्लस 2 सिग्मा। इनके बीच टोटल एरिया कितना है, दैट एरिया इज 95%। 95% का हाफ करेंगे तो सर 0.475 से थोड़ा ज्यादा लेकर हम लोग बोलेंगे ये वाला एरिया 0.475 के अराउंड है। ओके, सिमिलरली ये वाला एरिया भी 0.475 के अराउंड हो जाएगा। तो ये वाला साइड में कितना बचेगा सर, टोटल 0.75 और ये वाली वैल्यू 0.475 से थोड़ा ज्यादा, तो ये जो छोटी सी इंड बच रही है, टेल बच रहा है, उसकी वैल्यू हो जाएगी 0.025 से थोड़ी कम। इज देयर एनी रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? या चंद्र मैं आगे इन सब चीजों पे बात करूंगा, थोड़ा टॉपिक फिनिश हो जाने को इसको, उसके बाद जैसे ही ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन खत्म होगा हम बाइनोमियल को नॉर्मल से कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो उसमें आपको रियलाइज होगा कि क्या चल रहा है एक्चुअली। मोस्ट ऑफ दी जितने भी एक्सपेरिमेंट हम लोग को पढ़ाया नहीं जाता है ना एक्चुअली मैथ में। आपके अगर गार्डन हो, आपके घर में कोई गार्डन हो, उस गार्डन में अगर आपको कोई फ्लावर हो, आप ईच एंड एवरी डे उसमें जितने भी फ्लावर हैं उन फ्लावर का हाइट मेजर करना। कोई फ्लावर सर बड़ा होगा, कोई फ्लावर छोटा होगा, कोई फ्लावर और भी बड़ा होगा, तो इनके जो हाइट है ना वो आप ऑब्जर्व करना कि किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करते हैं। तो हम लोग ये एनालिसिस पढ़ते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है या नहीं। बहुत सारी चीजें जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं। इवन बाइनोमियल से कंपैरिजन करेंगे तो उस टाइम पे आपको रियलाइज होगा कि बाइनोमियल भी ऑब्वियसली वो नॉर्मल की तरह ही है। नाउ 99%, 99% का इंटरवल जो है वो थर्ड स्टैंडर्ड डिवीजन के डिफरेंस को फॉलो करता है। म्यू माइनस 3 सिग्मा से म्यू प्लस 3 सिग्मा तक का जो डेटा है वो 99% रिजल्ट को, मतलब प्रोबेबिलिटी इसी के बीच में होती है। तो ये वाली वैल्यू 0.495 से थोड़ी ज्यादा, ये वाली वैल्यूज भी 0.495 से ज्यादा। इधर जो वैल्यू बचेगी वो थोड़ी कम हो जाएगी। देखो ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, 0.05 नहीं होगा, 0.005 से थोड़ा कम।
है ना, क्योंकि दोनों को ऐड करके 0.5 बनाना है ना, 0.005 से थोड़ा कम, है ना। तो इस साइड और इस साइड दोनों को ऐड कर लोगे, ये 0.5 हो जाएगा, दोनों को ऐड कर लोगे 0.5 हो जाएगा। तो ये तीन चीजें अपने को ध्यान में रखनी है सर, 68.2%, 95% एंड 99%, ये तीन चीजें याद रखनी है। ये जो डेटा है वो म्यू माइनस सिग्मा, म्यू प्लस सिग्मा वाला है। ये जो डेटा है वो म्यू प्लस 2 सिग्मा एंड म्यू माइनस 2 सिग्मा एंड म्यू प्लस 2 सिग्मा के बीच का है। ये सब जो थोड़ी थोड़ी जो डेटा है इनको अपने को ध्यान में रखना है, ताकि क्वेश्चन को मैं कम से कम टाइम में सॉल्व कर पाऊँ। म्यू माइनस 2 सिग्मा, म्यू प्लस 2 सिग्मा। थर्ड वाले पे जाएंगे तो म्यू माइनस 3 सिग्मा एंड म्यू प्लस 3 सिग्मा। 68.2%, 95% एंड 99%, ये तीन चीजों को अपने को ध्यान में रखना है। नाउ यहाँ पर तीन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मैंने कर्व बना रखा है, कर्व 1, कर्व 2 एंड कर्व 3, जिनके मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन बताए हैं सिग्मा 1, सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3। आपको बताना है कि सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 का एक्चुअल सबसे बड़ी कौन सी वैल्यू होगी, इन तीनों में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी। फर्स्ट वाले हम लोगों ने पढ़ रखा है सर, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी हाइट, मतलब जिसकी हाइट कम उसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा। ये रही हाइट, ये है h1, ये दूसरी हाइट h2 और ये तीसरी हाइट h3। ओके, ये तीन हाइट मुझे मिल गई। यहां से मैं बोल सकता हूँ कि जो सिग्मा 1 होगा वो सबसे बड़ा होना चाहिए, सिग्मा 3 जो होगा वो सबसे छोटा होना चाहिए। सो सिग्मा 3 इज लेस देन सिग्मा 2 इज लेस देन सिग्मा 1। सिग्मा 1 इज सबसे बड़ा, है ना, वो सबसे बड़ा हो गया क्योंकि हाइट उसकी सबसे कम। इस ग्राफ को देखकर मुझे मीन वैल्यू भी पता चल रहा है, यहाँ पे μ1 है, यहाँ पे μ2 है और यहाँ पे μ3 है। आप मुझे μ1, μ2, μ3 में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है ये बता सकते हो नंबर लाइन पे ऑब्जर्वेशन से। μ3 है ना, μ3 नंबर लाइन पे हम जैसे आगे जाते हैं वैसे हमें बड़ी वैल्यू मिलती है। तो ध्यान में रखिएगा, जबरदस्ती आंसर मत दे दीजिएगा कि हाइट ज्यादा है इसलिए मीन वैल्यू ज्यादा है, नहीं। नंबर लाइन पे जो ग्राफ आगे रहेगा जहां से सिमेट्रिसिटी ऑब्जर्व करेंगे हम उस ग्राफ की मीन वैल्यू ज्यादा बोलेंगे, ठीक है। Now we are going to learn about the standard normal variate. स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट जो फंक्शंस अभी x में दिया गया है हम उसे किसी और वेरिएबल में कन्वर्ट करने वाले हैं। पहले इस फंक्शन को देख लेते हैं। 1/2 पाई सिग्मा स्क्वायर e रेज टू -1/2 सिग्मा स्क्वायर x माइनस म्यू होल स्क्वायर। हमने क्या किया कि एक एजम्पशंस लिया कि लेट एक पैरामीटर z है जो कि इक्वल है x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा के, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा के इक्वल है। मैंने ऐसा एजम्पशंस लिया है। अगर मैं ऐसा एजम्पशंस लेता हूं तो ये जो पैरामीटर z है इसी को नाम दिया गया है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, ओके। आप एक्सपेक्टेशन का फार्मूला पढ़े हो, आप वेरिएंस का फार्मूला पढ़े हो कि सर एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी क्या होता है। आपने ये फार्मूला पढ़े हो वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी क्या होता है। उसी तरीके से आप z जो टर्म लिखा हुआ है उस z का एक्सपेक्टेशन बता दीजिए क्या होगा, z का एक्सपेक्टेशन क्या होगा। देखो म्यू और सिग्मा दोनों कांस्टेंट नंबर है, तो 1/सिग्मा पहले बाहर आ गया, एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू। सर एक्सपेक्टेशन लिनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, 1/सिग्मा एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू, क्योंकि म्यू एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का एक्सपेक्टेशन सेम।
x एक रैंडम वेरिएबल था और उस रैंडम वेरिएबल x की जो एक्सपेक्टेशन थी, मीन वैल्यू था, वो मीन वैल्यू म्यू की इक्वल था। इट मींस यहाँ पर अगर मैं म्यू पुट कर दूं तो 1/सिग्मा म्यू माइनस म्यू, तो ये 0 बन गए, है ना। तो मीन वैल्यू z की 0 आ गई। मुझे वेरिएंस जानना है कि वेरिएंस ऑफ z कितना होगा। x के मल्टीपल में देखो क्या है सर, x के मल्टीपल में 1/सिग्मा है, तो 1/सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा। कांस्टेंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो ये वेरिएंस ऑफ x के इक्वल हो जाएगा। x का वेरिएंस कितना है, वेरिएंस ऑफ x कितना है सर, x का वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा, सो वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर मैं सिग्मा स्क्वायर पुट करूं तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर ये बन गया 1। इट मींस z जो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट है, इस स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट के लिए मीन 0 निकल रहा है एंड वेरिएंस जो निकल कर आ रहे हैं दैट वेरिएंस इज 1। तो वैसा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसकी मीन वैल्यू 0 हो, वेरिएंस 1 हो, हम उसे स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोलते हैं। इसको अगर z के टर्म्स में मैं लिखूं तो कुछ ऐसा लिखूंगा, एफ जेड जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई। सर 2 पाई क्यों, सिग्मा स्क्वायर कहाँ गया, देखो z के लिए वेरिएंस 1 है, इट मीन सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू 1 है, वो लिखने की जरूरत नहीं। e रेज टू माइनस अगेन सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू 1, सो माइनस 1/2 x माइनस म्यू, z के लिए मीन वैल्यू 0, सो म्यू की वैल्यू 0, तो यहाँ पर x की जगह z लिखेंगे और ये ऐसा बन जाए। z भी माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के लिए वेरी करेगा। देख लो यहाँ पर x अगर माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी है तो z भी क्या है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। ये हो गया स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी फंक्शन। दिस फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट z इज इक्वल टू विच वैल्यू, ये z इज इक्वल टू किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, सब z की मीन वैल्यू 0 है तो 0 के अबाउट सिमेट्रिक होगा, है ना, 0 के अबाउट सिमेट्रिक होगा। तो ये चीजें हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट के बारे में। मीन वैल्यू 0 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है, मीन वैल्यू 0 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है, 1 माइनस 1 2 3, सो -2 -3। क्या आप इन सारे एरियाज को मुझे बता सकते हो कितना होगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके बीच का एरिया कितना है, बता सकते हो? वेरी गुड, चलो बहुत अच्छे। सिंपल है ना सर, ये म्यू है और ये वैल्यू क्या है, म्यू माइनस सिग्मा है ना। तो म्यू से म्यू माइनस सिग्मा के बीच का एरिया कितना होता है, 0.341 होता है। उसी तरीके से अगर मैं इस साइड में भी एरिया पूछ दूं तो ये वाला एरिया भी सिमेट्रिसिटी की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कितना चला जाएगा, सिमेट्रिसिटी की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये वाला एरिया भी कितना चला जाएगा, सेम 0.341। ओके, अगर म्यू से म्यू प्लस 2 सिग्मा के बीच का एरिया पूछो तो वो एरिया कितना हो जाएगा, म्यू से म्यू प्लस 2 सिग्मा, म्यू प्लस 2 सिग्मा, ये टोटल एरिया कितना हो जाएगा, 95% वाला इंटरवल है तो 95% के अकॉर्डिंग कितने, 0.475 है ना, 0.475। अगर मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं मान लीजिए एग्जाम्स में कि वो मुझसे कुछ ऐसा पूछ देता है कि ये वाला एरिया कितना है, तो क्या मैं ये वाला एरिया निकाल सकता हूँ, क्या मैं ये वाला एरिया निकाल सकता हूँ, डेफिनेटली निकाल सकते हैं। सर यहाँ से 0 से लेकर 2 तक का एरिया 0.475 है एंड 0 से 1 तक का एरिया 0.341 है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो 431 तो 0.134 हो गया, तो ये वाला एरिया 0.134 है, 0.134 है। अब लास्ट वाले पे 0 से 3 तक का एरिया कितना होता है, 0 से 3 तक का एरिया कितना होता है, 0 टू म्यू प्लस 3 सिग्मा, कितना एरिया है
सर 99% के अकॉर्डिंग जाएंगे एंड 99% के अकॉर्डिंग कितना बनेगा 0.495। अब मैं अगर ये वाली कॉमन पार्ट पूछ लूं, ये वाला पार्ट पूछ लूं, तो हम लोग क्या करेंगे सर, प्रीवियस वाले को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, प्रीवियस वाले को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो प्रीवियस वाले कितने थे 0.475 है ना, अराउंड इतना 0.495 0.475। तो 0 से 2 तक की जो क्वांटिटी थी उनको सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो ये आ जाएंगे हमारे पास 0.020। तो ये वाली वैल्यू 0.02 के इक्वल है, 0.02 के इक्वल है। एंड ये वाली वैल्यू कितनी होगी, यहाँ जो बच रहा है वो 0.005 ऐसा बच रहा है, क्योंकि 99% है ना। तो ये सब चीजें जो बेसिक हैं कर्व के अकॉर्डिंग, आपको मैंने यही बोला, ये सारे कैलकुलेशन मैंने करके दिखाया आपको। तो रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ अपने को 3 वैल्यू ध्यान रखने हैं, 68.2, 95 एंड 99। बाकी कैलकुलेशन आप खुद से भी कर सकते हो एग्जाम में, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इन सब चीजों। आंसर बताइए। The area in percentage under the standard normal distribution curve of the random variable z within the limit from -3 to +3। ओके, सो आगे से आंसर ध्यान में रखेंगे 99.7%। मोस्ट एक्यूरेट आंसर इज 99.7%। ओके, तो जो हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख रहे हैं, और गेट में रेंज देते हैं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा एक्यूरेसी की बात करेगा तो बहुत ज्यादा एक्यूरेसी की बात करेगा तो हम लोग ये बोलेंगे कि ये जो वैल्यूज लिखी हुई है बहुत ज्यादा एक्यूरेसी की, तो 99.7% है। और 99.7% को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो कितने आ जाएंगे वो चेक कर लो। 2 से डिवाइड कर लोगे तो 4985, तो ये ज्यादा एक्यूरेसी के साथ हो गया 4985। ओके, तो ये वैल्यूज है, इसकी जगह पर आप ये बोल सकते हो 0.4985। उसी तरीके से ये वैल्यू बोल सकते हो 0.4985, 99.7% ऐसा। एंड उसी के अकॉर्डिंग थोड़ी चेंज कर सकते हो। तो बहुत ज्यादा एक्यूरेसी पे हम लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन हाँ अगर स्ट्रिक्टली ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया तो हम ज्यादा एक्यूरेसी पे ध्यान देंगे, 99.7% लिख कर आ जाएंगे। नाउ दिस क्वेश्चन देखो, क्वेश्चंस को पढ़ना, ठीक है, पेन मत चलाना, मैं पेन चलाने से मना करूंगा। मैं ऑलवेज आपको बोलूंगा कि एक ग्राफ बनाना है, एक ग्राफ बनाना है, और उस ग्राफ को बनाकर मुझे पहले टारगेट करना है कि उसकी मीन वैल्यू कितनी है। फंक्शन को पढ़ेंगे, फंक्शन को पढ़कर उसकी मीन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि मीन वैल्यू कितनी है। दूसरा पैरामीटर स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी है, और इन दोनों के अकॉर्डिंग मैं एक ग्राफ बनाऊंगा और उसी ग्राफ से ही ऑलवेज आंसर दिया करूंगा। मुझे कोई इंटीग्रेशन नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है अपने को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सो क्वेश्चंस को पढ़ो। यहाँ पर बोला गया है कि स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी फंक्शन कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज, एक फंक्शन बनाया है और बोला है कि इसका अप्रोक्सीमेशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का ये अप्रोक्सीमेशन फंक्शन, भैया कुछ भी रहे अप्रोक्सीमेशन, हम इस पर क्यों ध्यान दें अननेसेसरी। आगे पढ़ते हैं। स्टैंडर्ड नॉर्मल डेविएट if mean and standard deviation of the annual precipitations are 102 em and 27 em respectively। बोला गया है कि जो मीन वैल्यू है वो 102 है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 27 है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज 27। क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। हमसे पूछा है व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट एनुअल प्रेसिपिटेशन विल बी बिटवीन 90 em टू 102 em। हमसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि वो प्रोबेबिलिटी बता दो जिसके लिए एनुअल प्रेसिपिटेशंस 90 टू 102 के बीच में, 90 टू 102 के बीच में मुझे ये वाली प्रोबेबिलिटी चाहिए। भैया मीन वैल्यू मुझे पता चल चुका है, स्टैंडर्ड डेविएशन पता चल चुका है, मैं एक ग्राफ बना सकता हूँ। ये ग्राफ किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, एक्स की किस वैल्यू या जेड की किस वैल्यू के लिए सिमेट्रिक होगा। एक्स की वैल्यू पूछ लो क्योंकि जेड तो 0 के सिमेट्रिक होता है, एक्स की किस वैल्यू के अबाउट सिमेट्रिक होगा। सर मीन वैल्यू इट मींस 102 के अबाउट सिमेट्रिक होगा। हमें जो प्रोबेबिलिटी पूछा है वो 90 से लेकर 102 के लिए पूछा है, यही तो प्रोबेबिलिटी पूछा है ना।
90 to 102, तो 90 कहाँ पे होगा सर? 90 इस साइड में एक लाइन बनेगा, इस साइड में एक लाइन बनेगा, x इक्वल टू 90। 102 तो हमने देख लिया, 90 कहाँ बनेगा? ये 102 से पहले, तो 102 है और ये 90। आप मुझे बताओ ये जो एरिया निकल कर आएगा वो 0.5 से ज्यादा होगा, कम होगा, 0.5 होगा, क्या होगा? इट इज लेस देन 0.5, मोर देन 0.5, इक्वल टू 0.5, व्हाट एक्चुअली इट इज। सर अब ऑप्शंस पढ़ते हैं, वहां पे जाते हैं। एक ऑप्शन है 66.7%, सर ये हो नहीं सकता। एक ऑप्शन दिया हुआ है 50%, सर ये भी नहीं हो सकता। एक ऑप्शन है 33.3% और एक ऑप्शन है 16.7, सर दोनों लेस देन 0.5। अब मैं वापस ऊपर ग्राफ की तरफ जाता हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन का हेल्प लेता हूँ। अगर मीन वैल्यू जो कि 102 है, उसमें मैं स्टैंडर्ड डेविएशन को सब्ट्रैक्ट करूं तो वो वैल्यू कितनी दे रहा है? सर 27 अगर सब्ट्रैक्ट करूं तो कितना मिलेगा मुझे? 12 minus 7 that is 5 and 9 minus 2 that is 75। सो मुझे इसके पहले 90 के पहले एक पॉइंट मिल रहा है 75, और जो हमने ग्राफ वगैरह पढ़ा था उस ग्राफ के अकॉर्डिंग वो जो म्यू माइनस सिग्मा है उससे लेकर ये वाली टोटल वैल्यू जो मैंने ग्रीन कलर से अभी हाईलाइट किया वो 34% के अराउंड होता है। ये 34% के अराउंड होता है। तो आपको ये वाली जो वैल्यू क्वेश्चन में पूछा है वो आपको कैसी दिख रही है? उसके अप्रोक्सीमेटली हाफ, उसके अप्रोक्सीमेटली हाफ। तो उसके अप्रोक्सीमेटली हाफ की बात करेंगे तो हम लोग बोलेंगे अराउंड 16%, अराउंड 16% या 17%, ऐसा कुछ बोल देंगे, अराउंड 16-17%। अब ऑप्शन में जाओ, देखो डिसाइड करो कौन सा बोलोगे। अगर 16-17% सर ये तो नहीं है, ये ऑप्शन आ गया डी। तो हम इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। क्लियर होगा सबको? यस। या इस क्वेश्चन को पढ़िए। चलो इसके ऊपर बाद में आएंगे, अपने को इतनी जल्दीबाजी नहीं इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अभी मैं वापस आता हूँ उस क्वेश्चन पे, पहले अपना फोकस करते हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन है उसके ऊपर। क्वेश्चंस को रीड करो और रीड करके मुझे बताओ कि दिए हुए प्रोबेबिलिटी फंक्शन की मीन वैल्यू कितनी है। व्हाट इज द मीन वैल्यू फॉर गिवन प्रोबेबिलिटी फंक्शन? ए, वेरी गुड। क्या यहाँ पर जिसकी इंटीग्रेशन करने की बात कर रहा है, क्या वो फंक्शन पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो हमने नॉर्मल में पढ़ा है वो पूरा का पूरा सेम है? यस। तो अगर मैं माइनस इंफिनिटी से उसकी मीन वैल्यू तक इंटीग्रेशन करता हूं तो उस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस इंफिनिटी से मीन वैल्यू तक इंटीग्रेशन करूंगा तो कितनी आएगी? 0.5 आंसर आ गया। चलो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है? इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन को देखकर आपको ये बताना है कि क्या ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, यहाँ और यहाँ देखकर बताना है क्या ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। यस। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हम पहले लिख लेंगे, 1/2 पाई सिग्मा स्क्वायर स्क्वायर रूट, ऐसा कुछ होता है। e रेज टू -1/2 सिग्मा स्क्वायर x माइनस म्यू होल स्क्वायर, ऐसा होता है। इन दोनों को कंपेयर करके सबसे पहले आप मुझे बताएंगे कि मीन वैल्यू कितनी है। व्हाट इज द मीन वैल्यू? कंपेयर करो यहाँ से और यहाँ से, मीन वैल्यू बताओ कितनी है। नहीं, इतना टाइम कैसे भी, यहाँ से पता चल जाएगा। अगर सर x माइनस 1 का होल स्क्वायर होता तो x इक्वल टू 1 विल बी द मीन वैल्यू। अगर x स्क्वायर है तो मीन वैल्यू इज 0, है ना? मीन वैल्यू इज 0, तो सर यहाँ पे मीन वैल्यू 0 है। स्टैंडर्ड डिवीजन कितने हैं? स्टैंडर्ड डिवीजन कितने हैं या वेरिएंस कितना है ये चेक कर लो। वेरिएंस या स्टैंडर्ड यहाँ से चेक करेंगे, यहाँ से चेक नहीं करेंगे, यहाँ से चेक करेंगे, क्योंकि सर ये तो इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर तो कुछ भी लिख सकता है वो। यहाँ से चेक करेंगे। देखो x माइनस म्यू का होल स्क्वायर 1/2 सिग्मा स्क्वायर, तो 2 सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू 8 के इक्वल है। 2 सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू 8 के इक्वल है, तो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? सर सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू 4 के इक्वल होगी, है ना? सिग्मा की वैल्यू 2 के इक्वल हो जाएगी, ऐसी वैल्यू निकल कर आए। अब इस फंक्शन को
मुझे इन वैल्यूज के साथ सब्स्टिट्यूट कर लेना है। अगर इन वैल्यूज के साथ सब्स्टिट्यूट कर लें तो फंक्शन क्या बनेगा, 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर का स्क्वायर रूट, सिग्मा एंड सिग्मा की वैल्यू 2, तो मैंने यहाँ पर मल्टीपल में 2 लिख लिया, ई रेज टू माइनस 2 सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू 8, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर बाई 8। और ये सिमेट्रिक किसके अबाउट है सर, एक्स इक्वल टू 0 के अबाउट सिमेट्रिक है। अगर इस वाले फंक्शन का मैं इंटीग्रेशन करूं 0 टू इंफिनिटी के लिए 1/2√2 पाई ई रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 8 dx। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं 0 टू इंफिनिटी के लिए, ये मीन वैल्यू है और ये इंफिनिटी है, तो मीन से इंफिनिटी तक का इंटीग्रेशन कितना, 0.5। मुझसे किसका इंटीग्रेशन पूछा, 1/√2 पाई। यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा दिख रहा है, अगर ये 2 एक्स्ट्रा दिख रहा है तो मैं पूरे को 2 से मल्टीपल कर लूं। सर पूरे को 2 से मल्टीपल करेंगे तो 0 टू इंफिनिटी 1/√2 पाई ई रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 8 dx, इसकी वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगी। आगे आंसर, गामा इंटीग्रेशन वगैरह सब पे जाएंगे, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा, कुछ फार्मूले एक्स्ट्रा याद रखने पड़ेंगे, अननेसेसरी टाइम स्पेंड करने से अच्छा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करो। एक बार मेथड पकड़ लोगे, आंसर लाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो मैकेनिकल का क्वेश्चन से ये गेट का 2013 का, ठीक है, ट्राई करो इस क्वेश्चन को। बोला गया है कि x जो है वो नॉमिनल वेरिएबल है, इट मीन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, मीन वैल्यूज 1 है, वेरिएंस 4 है। सर गामा में याद नहीं रहता कुछ भी, ठीक है, गामा में कुछ याद नहीं रहता तो हम करने के लिए कहाँ बोल रहे हैं, गामा तो हम यूज ही करने नहीं बोल रहे क्वेश्चन। x नॉमिनल वेरिएबल, मीन वैल्यू 1, वेरिएंस 4, मुझसे प्रोबेबिलिटी पूछा है x लेस देन 0 के लिए। मैं सबसे पहले ग्राफ बना लूंगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ बेल शेप्ड कर्व होता है, मैंने बेल शेप्ड कर्व बना लिया। हमें ये चीज ध्यान में रखना है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट मीन वैल्यू। तो मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लूंगा, मुझे मिल गया है मीन वैल्यू 1, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया x इज इक्वल टू 1। मुझसे जो प्रोबेबिलिटी पूछा है वो x लेस देन 0 के लिए पूछा है, तो x इज इक्वल टू 0 इस साइड में होगा कहीं पे, ये है x इज इक्वल टू 0। मुझे प्रोबेबिलिटी x लेस देन 0 के लिए बात किया, इट मीन्स ये वाली प्रोबेबिलिटी पूछा है। ये वाली प्रोबेबिलिटी ऑब्वियस ही बात है लेस देन 0.5 है, क्योंकि यहाँ से इधर 0.5 होता है, ये वाली वैल्यू लेस देन 0.5, लेकिन कुछ तो एरिया है ना भाई, 0 से तो बड़ा ही होगा, 0 से तो बड़ा ही होगा, देख लो 0.5 नहीं, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0.5, यस, ग्रेटर देन 0.5 नो, 1 नो। क्लियर हो गया सबको। चलो इसकी बात आते हैं, सिविल इंजीनियरिंग 2013। बोला गया है कि एनुअल प्रेसिपिटेशन डेटा ऑफ अ सिटी इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन दिया हुआ है 1000, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 200 mm। सो मीन पता है 1000 है, स्टैंडर्ड डेविएशन पता है, ध्यान में रखना ऑलवेज, ये ध्यान से पढ़ना ऑलवेज एग्जाम में, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है या वेरिएंस दिया है। अगर वेरिएंस है तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते समय स्क्वायर रूट लगाएंगे, यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है वो इसलिए सिग्मा डायरेक्टली लिखा। Probability that annual precipitation will be more than 1200 mm। मुझसे पूछा है प्रोबेबिलिटी बताइए सच दैट x की वैल्यू ग्रेटर देन 1200 हो, 1200 से, फिर ये सब इतना फालतू के ऑप्शंस रखते हैं ना, एक्चुअल सॉल्व कर लेते हैं हम, मतलब इतने फालतू के ऑप्शंस नहीं रखने चाहिए यार, थोड़ी तो शर्म कर लें गेट वाले। ये है 1000 और यहाँ पर है 1200, ये है म्यू, ये वाली पॉइंट कौन सी होगी, इन दोनों डेटा से निकाल सकते हैं कि सर ये वाली पॉइंट म्यू प्लस सिग्मा है, ये वाली वैल्यू 0.341 होती है, तो ये वाली वैल्यू कितनी होती है 0.159, तो हमसे जो पूछा है वो कितनी है 0.159 है। ऑप्शन कौन सा होगा, ए लेस देन 50%। क्लियर हुआ। चलो इस क्वेश्चन पे आओ। x be a Gaussian random variable with mean value 0, variance sigma square,
वेरिएंस के बारे में कुछ नहीं बोला कितना है, लेकिन उसने बोल दिया सिग्मा स्क्वायर। वाई एक नया रैंडम वेरिएबल लिया है जो बोला है मैक्स एक्स कॉमा 0। हमने कैलकुलस में पढ़ा था कि अगर मेरे पास कुछ ऐसे फंक्शन लिखे हुए हैं एफ एक्स एंड जी एक्स इनसाइड एनी मैक्स सिंबल और मीन सिंबल, तो हम लोग इन दोनों फंक्शन का ग्राफ बना लेते हैं। उसके बाद चेक करते हैं कि कौन सा फंक्शन ऊपर है, हम उसको कंसीडर करते हैं, जो फंक्शन नीचे है उसको इग्नोर करते हैं क्योंकि मैक्सिमम लिखा हुआ है। तो सेम तरीके से यहाँ पर दो फंक्शन है, एक रैंडम वेरिएबल एक्स का फंक्शन है, एक रैंडम वेरिएबल एक्स का फंक्शन है। ये y इज इक्वल टू एक्स नहीं है ना, ये रैंडम वेरिएबल एक्स है। और रैंडम वेरिएबल एक्स क्या है, रैंडम वेरिएबल एक्स गॉसियन रैंडम वेरिएबल है। दूसरा रैंडम वेरिएबल क्या है, 0 है। दूसरा रैंडम वेरिएबल क्या है, 0 है। इन दोनों में से बड़ा वाला रैंडम वेरिएबल कौन सा होगा, 0 होगा या x होगा? x एक गॉसियन रैंडम वेरिएबल है और एक 0 रैंडम वेरिएबल, कौन सा बड़ा होगा? सर x बड़ा होगा। इट मींस यहां से मुझे डायरेक्टली x मिल गया। क्यों कंफ्यूज कर रहा है मुझे, y इज इक्वल टू एक्स है, x का मीन वैल्यू 0 है। मुझसे पूछा है y का मीडियन बताओ, मुझसे पूछा है y का मीडियन बताओ। y का मीडियन अगर y x के इक्वल है तो सर x का मीडियन और y का मीडियन दोनों सेम होगा। अगर y और x दोनों सेम है तो मीडियन ऑफ x के इक्वल होगा। और मीडियन ऑफ x क्या होगा सर, गॉसियन रैंडम वेरिएबल है इसलिए मीन मीडियन मॉड सब सेम होते हैं। तो मीन ऑफ x क्या है सर, मीन ऑफ x 0 है। आंसर 0 आ गया, आंसर 0 आ गया है ना। चलो इस पे आइए। For a construction project, mean and standard deviation of a completion time are 200 days and 6.1 days. ये mean value है और ये standard deviation. Annual assume normal distribution and use the value of standard normal deviate 1.64 for 95% confidence level. The maximum time required in days for completion of project would be 95% कॉन्फिडेंस लेवल के लिए मैक्सिमम टाइम कितना लगेगा प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। अब ये चीज मुझे बता दो कि अगर मैं कुछ ग्राफ ऐसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का बना रहा था तो हमने ये ऑब्जर्व किया था कि जब मैं म्यू प्लस 2 सिग्मा तक जाता हूं तो यहाँ से म्यू माइनस 2 सिग्मा से लेकर म्यू प्लस 2 सिग्मा के बीच का जो एरिया निकल कर आता है वो कितना एरिया होता है सर, 95%। अगर मैं इधर वाला भी इंक्लूड कर लूं, इधर वाला भी इंक्लूड कर लूं तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 95% से ज्यादा। इट मीन सर मैं माइनस इंफिनिटी से अगर म्यू प्लस 2 सिग्मा तक इंटीग्रेट कर दूं तो वो क्या 95% से ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल को गेन कर लेगा। तो म्यू प्लस 2 सिग्मा कितने हो गए, 200 प्लस 2 टाइम्स 6.1, सो 212.2 अराउंड। उससे थोड़ा डेज में पूछा गया है, इन डेज। तो सर एक आगे चले जाओ, 213 डेज बोल दो, है ना। चलो इसको पढ़ो। There is a nationalized bank found that daily balance available in its saving accounts follows a normal distribution with mean value, मीन दिया है, मीन जो है 500 है। स्टैंडर्ड डिविएशन ₹50 है। Percentage of saving account holders who maintain an average daily balance more than rupees, इतना आसान क्यों पूछता है, बोल रहा है कि वो परसेंटेज बता दो जिसका एवरेज डेली बैलेंस मोर देन 500 हो। सर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन वैल्यू 500, मीन वैल्यू 500। पूछ रहा है कि 500 से ज्यादा वाले की कितनी परसेंटेज हो, अननेसेसरी 50%। इतने आसान पूछने क्या, स्टैंडर्ड डिवीजन का यूज तो करा लेता, कम से कम इतना तो पूछ लेता, 450 पूछ लेता, 400 पूछ लेता, ऐसा कुछ पूछ लेता। चलो इसके ऊपर हम, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये मुझे क्वेश्चन अच्छा लगा था। देयर इज अ रैंडम वेरिएबल x जिसकी मीन वैल्यू 1 दी हुई है
वेरिएंस 4 दिया हुआ है। अगर वेरिएंस 4 है तो स्टैंडर्ड डिवीजन कितने होंगे? स्टैंडर्ड डिवीजन कितने होंगे? 2। वेरी गुड। नाउ अनदर रैंडम वेरिएबल की बात किया है। देयर इज अनदर रैंडम वेरिएबल y। उस रैंडम वेरिएबल की मीन वैल्यू -1 है एंड वेरिएंस जो है वो अननोन है। वेरिएंस जो है वो अननोन है। तो इसके लिए मैं इसको ऐसा लिख लेता हूँ μ1 और इसको मैं σ1। μ1 की वैल्यू +1 है, σ1 की वैल्यू 2 की इक्वल है। इसको मैं μ2 लिख लेता हूँ। μ2 की वैल्यू -1 है एंड σ2 की वैल्यू अननोन है, अभी तक पता नहीं है। मुझसे क्या दिया है कि एक प्रोबेबिलिटी दिया है कि x लेस देन इक्वल टू -1 की प्रोबेबिलिटी, पी y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की प्रोबेबिलिटी, ये दोनों प्रोबेबिलिटी इक्वल है। तो मुझसे पूछा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन y का क्या हो। y का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? σ2। इट मींस मुझे σ2 निकालना है कि σ2 की वैल्यू किसके इक्वल होगी। बहुत ही अच्छा बन गया सर। अभी तक तो ग्राफ से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, ये सॉल्व होगा क्या ग्राफ से? देखो कोशिश करते हैं ग्राफ से सॉल्व करने की। पहले मैं x के लिए सॉल्व करता हूँ कि x का ग्राफ कैसा बनेगा। मैंने x का ग्राफ बना लिया ऐसा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी मीन वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में दी हुई है 1। मैंने यहाँ पर लिख लिया x इज इक्वल टू 1। स्टैंडर्ड डेविएशन है 2। स्टैंडर्ड डेविएशन है 2। मुझे यहाँ पर प्रोबेबिलिटी जिसके ऊपर डिस्कशन करनी है वो x लेस देन इक्वल टू -1 पे डिस्कशन करनी है। तो x लेस देन इक्वल टू -1, ये रहा -1, x इज इक्वल टू -1। मतलब मुझे ये वाले पार्ट पे वर्क करना है, ठीक है। तो मुझे ये वैल्यूज के बारे में इन दो रिजल्ट से कुछ एनालिसिस निकाल कर रखना है कि एक्चुअली पॉइंट क्या है। ये अगर म्यू है तो ये क्या है? क्या मैं लिख दूं μ1 माइनस σ1 है क्या ऐसा? देखो जरा, अगर मीन वैल्यू में मैं स्टैंडर्ड डिवीजन को सब्ट्रैक्ट कर लूं तो क्या x इक्वल टू -1 मिल जाएगा? यस। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.159 और 0.16 अप्रोक्सीमेटली, है ना। अब मैं y के लिए डिस्कस करता हूँ। y के लिए डिस्कस करता हूँ। y के लिए मीन वैल्यू जो दिया गया है, y के लिए जो मीन वैल्यू दिया हुआ है, y का मीन वैल्यू ग्राफ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि y की मीन वैल्यू कितनी है। तो y की जो मीन वैल्यू दी गई है ना, दैट मीन वैल्यू इज -1। ये मीन वैल्यू -1 है। मुझसे बोला है कि ये वाली प्रोबेबिलिटी पी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के इक्वल है। यहाँ पे पी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और इसकी वैल्यू भी 0.159 के इक्वल है। तो मैं यहाँ पर एक लाइन बना लेता हूँ। मैं बोलता हूँ कि ये वाली वैल्यूज मेरे लिए अभी नोन नहीं है, लेकिन मुझे ये वाला एरिया नोन है कि ये वाला एरिया जो निकल कर आ रहा है वो 0.159 आ रहा है, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की बात किया था, है ना। ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की बात किया था। तो अब मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ, सॉरी बार बार ये ऐसा हो रहा है यार। देखो मैं इसको चैट बॉक्स को ओके। ये वाली वैल्यूज कितनी है सर? 2। तो मैं यहाँ पर ऐसा लिख लेता हूँ, ये 2 है ना, ये 2 है। 2 से मोर देन के लिए 0.159 है। अब मुझे आप ये चीज समझाओ कि ये वाली एरिया अगर 0.159 है तो ये वाला जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या होगा एक्चुअली? कैन वी से कि दिस पॉइंट इज μ2 माइनस सिग्मा 2। μ2 माइनस सिग्मा 2 है ये, μ2 माइनस सिग्मा 2 है। तो सर μ2 माइनस सिग्मा 2 इसकी वैल्यू 2 की इक्वल है एंड यहाँ पर μ2 की वैल्यू -1 की इक्वल है। सो -1 माइनस सिग्मा 2 इज इक्वल टू 2। सो सिग्मा 2 इज हाउ मच? सॉरी म्यू माइनस सिग्मा 2 और प्लस सिग्मा 2, प्लस होगा ना, इस साइड में है तो प्लस आएगा ना। ये प्लस आया, ये प्लस आया, तो सिग्मा 2 की वैल्यू 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3। आंसर 3 हो गया। अच्छा, इस साइड में तो प्लस होगा, इस साइड में आएंगे तो माइनस होगा ना। इस साइड में स्टैंडर्ड डिवीजन ऐड करते हैं, राइट साइड में ऐड करते हैं। इसके ऊपर भी बात करेंगे, ये आइस का
टाइप का क्वेश्चन है, इसके ऊपर भी बात करेंगे अपन। चलो सैम्पलिंग के पहले अब हम ऊपर एक क्वेश्चन छोड़े थे, पहले उसके ऊपर आते हैं। इस क्वेश्चन पे आओ। A class of first year student, B.Tech student, is composed of 4 batches A, B, C, and D, each consisting of 30 students. It is found that sessional marks of a student in engineering drawing in batch C have a mean value 6.6 and a standard deviation 2.3. The mean and standard deviation of the marks of the entire class are 5.5 and 4.2. respectively. It is decided by the course instructor to normalize the marks of a student of all batches to have the same mean and standard deviation as that of entire class. मुझे वो standard deviation और mean value चाहिए जो entire class का, entire class का कितना है भाई 5.5 and 4.2 respectively. Due to this, the marks of a student in batch C के बारे में कुछ दिया है क्या? हाँ, बैच सी का मीन वैल्यू 6.6 है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 2.3 है। तो पूछा है कि बैच सी के जो स्टूडेंट है जिनका मार्क्स 8.5 है, अब उसका मार्क्स कितना हो जाएगा? हम लोगों ने नॉर्मलाइजेशन पढ़ा है, नॉर्मलाइजेशन के लिए z यूज करते थे और वो क्या था x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। अब यहाँ पे दो अलग अलग चीजें हैं, एक सी बैच है और एक दूसरा इंटायर क्लास। दोनों को मुझे कंपैरिजन करना है। इट मींस मुझे दो चीजें ऐसी लिखनी है, एक Z1 है और एक Z2 है, दोनों को नॉर्मलाइज करना है, इक्वल बनाना है ना। वो बोला गया है कि दोनों को सेम करना है, अपने दोनों को सेम कर लिया, सेम करना है। इट मींस x1 माइनस μ1 अपॉन सिग्मा 1 इज इक्वल टू x2 माइनस μ2 अपॉन सिग्मा 2। एक वाली वैल्यूज मुझे इंटायर क्लास की लेनी है और एक वाली वैल्यूज मुझे Z वाली सी बैच की लेनी है। तो इंटायर क्लास वाली वैल्यूज ले लो सर। इंटायर क्लास वाली x1 ले लेते हैं जो कि मुझे फाइंड आउट करनी है। देखो बोल रहे हैं ना कि सी का बैच में जो स्टूडेंट का मार्क्स है वो 8.5 है, वो अब कितना बनेगा। मैंने लिया कि वो कितना बनेगा, वो x1 है, इंटायर क्लास में जाकर वो x1 बन जाएगा। इंटायर क्लास की मीन वैल्यू कितनी है सर? इंटायर क्लास की मीन वैल्यू 5.5 है, मैंने यहाँ पर 5.5 लिख लिया, 5.5 लिख लिया। डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन, इंटायर क्लास के स्टैंडर्ड डिवीजन 4.2, मैंने यहाँ पर 4.2 लिख लिया, इक्वल टू x2। हमें किसको चेंज करना है सर? 8.5 को चेंज करना है। 8.5 वो कहाँ से आया है सर? बैच सी से आया है। बैच सी की मीन वैल्यू कितनी है सर? बैच सी की मीन वैल्यू 6.6 है। उसकी स्टैंडर्ड डिवीजन कितनी है? उसकी स्टैंडर्ड डिवीजन 2.3 है। इसको सॉल्व करो और चेक करो x1 की वैल्यू कितनी आ रही है, x1 की वैल्यू कितनी आ रही है। अराउंड 9 आएगा, एग्जैक्टली 9 नहीं आ रहा होगा, अराउंड 9 आ रहा होगा, ठीक है। सो अप्रोक्सीमेटली 9 आ रहा होगा ये, या 8.969 आ रहा है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 9। इस टाइप के क्वेश्चन तो आपसे सॉल्व हो जाएंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। ओके, इस क्वेश्चन को पढ़ना, समझना और ट्राई करना घर पे, फिर हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैं इसमें जस्ट, क्योंकि आईएएस लेवल का क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, उन चीजों को समझना और उसके अकॉर्डिंग आंसर देना, ठीक है। हम लोग z पैरामीटर पढ़ चुके हैं। z पैरामीटर जो होता है वो x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होता है। यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, वो पुट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास मीन वैल्यू दी हुई है, क्या एक्चुअल अमाउंट ऑफ इंस्टेंट कॉपी व्हिच इज फिलिंग मशीन इज पुट इनटू 6 इनटू द राइट नंबर, स्टैंडर्ड डेविएशन इतना। मीन वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है, मीन वैल्यू दिया हुआ नहीं है, फाइंड आउट करने के लिए बोला है। मुझे ये चीज हिंट दिया गया है कि z इक्वल टू 0 से z इक्वल टू 1.808 तक एरिया जो है वो 0.4 से, तो z इक्वल टू 0 जब यहाँ पर लेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी या मीन वैल्यू में क्या रिलेशन आएगा, है ना। उसके बाद अगर z की वैल्यू 1.808 लेते हैं तो क्या रिलेशन आएगा, उसके अकॉर्डिंग ग्राफ बनाकर हम आंसर देने की कोशिश करेंगे।
अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपके ऊपर ट्राई करने के लिए छोड़ देता हूँ कि आप पहले इसके ऊपर अपना माइंड लगाओ, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब सैम्पलिंग क्या होता है उसको समझते हैं। बाइनोमियल तो सबने पढ़ रखा है, बाइनोमियल तो सबने पढ़ रखा है भैया, है ना। बाइनोमियल हम लोग कवर कर चुके हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, यस ओके। उसमें लेट से सक्सेस की प्रोबेबिलिटी जो है ना वो 1/2 है, तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी भी कितनी होगी, 1/2 होगी। लेट से जिस ट्रायल की मैं बात कर रहा हूँ वो ट्रायल 6 टाइम्स रिपीट हो रहा है, उस एक्सपेरिमेंट को मैं 6 टाइम रिपीट कर रहा हूँ। अगर मैं ट्रायल को 6 टाइम रिपीट करूं तो एग्जैक्ट सक्सेस क्या क्या हो सकते हैं सर? 0 सक्सेस हो सकते हैं, 1 सक्सेस हो सकते हैं, 2 सक्सेस हो सकते हैं, 3, 4, 5, 6, मैक्स टू मैक्स 6 सक्सेस हो सकता है। आपका टास्क ये है कि इन सारी प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना, P0, P1, P2 ऐसे जितने हैं इन सबको कैलकुलेट करना। ठीक है, अगर मैं P0 की बात करूं तो मैं लिखूंगा 6C0 1/2 एंड 1/2 तो ये 1/2 बना। अगर P1 की बात करूं तो 6C1 1/2 आएगा। P2 की मैं बात करूं तो 6C2 1/2 आएगा। P3 6C3 1/2 P4 6C4 1/2 हर जगह 6 इसलिए आ रहा है क्योंकि P एंड Q दोनों इक्वल है, इसलिए सब जगह 6 आते जा रहे हैं। 6C5 1/2 and the last one 6C6 1/2 ऐसा आ रहा है। जो ऑब्जर्वेशन में दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको ऑब्जर्व करना, क्या ये दोनों वैल्यूज सेम होगी? 6C0 और 6C6 दोनों सेम होगी? तो सर ये वाली वैल्यूज और ये वाली वैल्यूज दोनों सेम है, ये दोनों वैल्यूज दोनों सेम है, यस। क्या 6C1 और 6C5 ये दोनों वैल्यू सेम होगी? अगेन यस। क्या ये दोनों वैल्यूज भी सेम होगी? यस। ऐसा इसलिए क्योंकि NCR की वैल्यू एंड NC(n-r) की वैल्यू दोनों सेम होती है, इसलिए ऐसा रिजल्ट आता है। दोनों लिखोगे फैक्टोरियल के टर्म में तो फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n-r, फैक्टोरियल r। यहाँ पे भी लिखोगे फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n-n प्लस r, तो फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल n-r, तो दोनों वैल्यू सेम ही दे रहा है, इसलिए ऐसा रिजल्ट आया। अब आपको ये चीज देखकर बताना है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल बना क्या ये सिमेट्रिक है, और अगर ये सिमेट्रिक है तो x की किस वैल्यू के लिए या r की किस वैल्यू के लिए सिमेट्रिक है, r की किस वैल्यू के लिए सिमेट्रिक है? सर x = 3 के अबाउट सिमेट्रिक है, ओके। जरा आप इन वैल्यूज को कैलकुलेट करके जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो आप ये फील करोगे कि ये वाली जो वैल्यू है ना वो सबसे बड़ी वैल्यू है। जो 3 पे वैल्यूज मिल रहा है वो सबसे बड़ी वैल्यू मिल रहा है मुझे, मैक्सिमम मिल रहा है। उसके बाद सर 2 पे 4 पे, फिर 5 पे कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर 6 पे कैलकुलेट कर रहे हैं, ये वैल्यूज धीरे धीरे डिक्रीज कर गई। उसी तरीके से मैं इस साइड पे 2, 1 एंड 0 पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो ये वैल्यूज भी कुछ वैसे ही जा रही है। अब देखो कि अगर मैं इसको कंटिन्यूअस वाले पॉइंट से कनेक्ट करके देखूं तो ये कैसा बन रहा है? क्या ये भी बेल शेप बन रहा है? ये भी बेल शेप बन रहा है? देखो जरा, यस यस, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। तो अपने को सिर्फ इतना ध्यान में रखना है, फिर से मैं ये ग्राफ बना देता हूँ यहाँ पर ताकि आपको ध्यान में रहे। ये x = 3 वाला पॉइंट था, ये यहाँ पे 2 लिया, 1 लिया, 0 लिया, इस साइड में 4, 5 एंड 6 लिया है। यहाँ पे मुझे मैक्सिमम मिली है, 4 पे थोड़ा कम हुआ है, फिर उसके बाद और भी कम हुआ है, फिर और भी कम। इस साइड में सिमेट्रिसिटी यूज हुई है, ऐसे ही सिमेट्रिसिटी यूज हुई है, तो मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी मैंने कितने सैंपल्स लिए थे, कितने सैंपल्स लिए थे, n की वैल्यू कितनी ली थी?
सर 6 लिया है, उसी में मुझे कुछ ऐसा दिख गया। अगर मैं बोल दूं कि n की वैल्यू इंफिनिटी ले लूं तो क्या दिखेगा आपको? अगर मैं n की वैल्यू इंफिनिटी ले लूं तो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी जो n, p है वो किसको फॉलो कर लेगा? किसको फॉलो कर लेगा? क्या ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा, यस। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में म्यू कॉमा सिग्मा को फॉलो करेगा, जहां पे म्यू किसके इक्वल होगा? मीन वैल्यू किसके इक्वल होगा? मीन वैल्यू किसके इक्वल होता है? बाइनोमियल की मीन वैल्यू क्या होती है? n इंटू पी। बाइनोमियल का स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होता है सर? स्क्वायर रूट ऑफ एन पी क्यू। स्क्वायर रूट ऑफ एन पी क्यू। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि n अगर इंफिनिटी को अप्रोच करता है तो बाइनोमियल नॉर्मल को फॉलो करता है, जहां पे मीन वैल्यू n इंटू पी होती है, सिग्मा स्क्वायर रूट ऑफ एन पी क्यू होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे वाले केस में इसको हम लोग बोलते हैं सैंपलिंग करना, कि मैंने सैंपल निकाला है और उन सैंपल को फिर नॉर्मल के साथ कंपेयर करके मैं उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूँ। तो जब भी हम मान लीजिए x इक्वल टू 2 पे प्रोबेबिलिटी पूछेंगे, तो x इक्वल टू 2 पे प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए इफ n इन्फिनिटी देन बाइनोमियल हो जाएगा। इफ n इन्फिनिटी देन बाइनोमियल नहीं होगा, मैं वही तो बोल रहा हूँ। इन्फिनिटी क्या होता है? इन्फिनिटी क्या होता है सर? एक लार्ज नंबर, एक बहुत बड़ा नंबर। तो मैंने बोला कि n की वैल्यू 1000 ले लो, बाइनोमियल लगा तो लोगे। n की वैल्यू 1000 होगी तो बाइनोमियल लगा तो लेंगे, फाइनाइट वैल्यू है। n इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, मतलब n बहुत बड़ा नंबर है। जब बहुत बड़ा नंबर लेंगे तो ऐसे ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे, और बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे तो वो पूरा कर्व बेल शेप्ड हो जाएगा। मनोज, हाँ, जब बहुत ज्यादा सैंपल्स होंगे तो बाइनोमियल जो है वो नॉर्मल को फॉलो करेगा। वही चीजें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि अगर n इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है तो बाइनोमियल जो है वो नॉर्मल को अप्रोच करेगा। अब यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि अगर सपोज ऐसे वाले सैंपल के टाइम पे नॉर्मल से जब कंपेयर कर रहा है और मुझे किसी पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी पूछ दिया, किसी पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी पूछ दिया, जब भी मुझे किसी पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी पूछा होगा तो मैं क्या करूंगा प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, कि उस पॉइंट के लेफ्ट एंड राइट में 1 यूनिट का इंटरवल बनाऊंगा। लेफ्ट एंड राइट को कंपेयर करके 1 यूनिट का इंटरवल बनाऊंगा। मैं बोलूंगा कि यहाँ पे जो एरिया निकल कर आ रहा है दैट इज द प्रोबेबिलिटी एट दैट पॉइंट। देख लो, अगर मुझे किसी ने x इक्वल टू a पे प्रोबेबिलिटी पूछी हो सैम्पलिंग के अकॉर्डिंग, तो मैंने क्या किया कि उस x के लेफ्ट एंड राइट में 0.5 एंड 0.5 को सब्ट्रैक्ट करके ये टोटल विड्थ कितनी होगी, अल्फा माइनस 0.5 से लेकर अल्फा प्लस 0.5 तक कितनी विड्थ हो गई, अल्फा नहीं a माइनस 0.5 से a प्लस 0.5 तक विड्थ कितनी हो गई 1। तो उसी 1 की वाली विड्थ को हम फॉलो करके हम बोलेंगे कि उसकी प्रोबेबिलिटी उस पॉइंट पे उतनी होगी। चलो क्वेश्चन पढ़ो। नहीं, ये तो और है, एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और बच गया था। ठीक है, जो हम लोग सैंपलिंग कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं? समटाइम्स अभी हमने जो ऊपर सिखाया, ये जो ऊपर सिखाया वो किसकी सिखाया मैंने? बाइनोमियल की। उसी तरीके से किसी भी रैंडम वेरिएबल की हम लोग सैंपलिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बोला है कि x1 x2 x3 अप टू xn, ये सब के सब इंडिपेंडेंट है एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। नॉर्मल रैंडम वेरिएबल सबको बोल दिया कि वो नॉर्मल वाले रैंडम वेरिएबल जिसकी मीन वैल्यू म्यू है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा है, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा है, तो उनका सम, ध्यान में रखिएगा मेरा एक एक वर्ड, कि अगर सारे के सारे बाइनोमियल हैं तो उनका समेशन बाइनोमियल होगा। अगर सारे के सारे नॉर्मल हैं तो उनका सम नॉर्मल होगा, डिपेंडेंट अपॉन फाइनाइट सीक्वेंस हो। ऐसा नहीं कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस अप टू डॉट छोड़ दिया। अगर इनफाइनाइटली मेनी है तो सर हम रुक जाएंगे, लेकिन अगर फाइनाइट है तो सर वो सेम फॉलो करेगा। क्यों? देखो अभी थोड़ी देर पहले ऊपर पढ़ा था, क्या पढ़ा हमने कि सर अगर फाइनाइट था तब तो हम बाइनोमियल बोल रहे थे, लेकिन इनफाइनाइट हो गया तो वो किसको अप्रोक्सीमेट कर गया?
नॉर्मल को अप्रोक्सीमेट कर लिया। यहाँ पर मैंने क्या स्टेटमेंट दिया कि अगर सर मैं फाइनाइट सीक्वेंस को ऐड करता हूँ तो अगर वो बाइनोमियल है तो बाइनोमियल होगा, नॉर्मल है तो नॉर्मल होगा, एक्सपोनेंशियल है तो एक्सपोनेंशियल होगा। अगर इनफाइनाइट है तो वो किसी दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर सकता है। ओके, तो एस जो यहाँ पर मैंने लिखा है वो एस के बारे में क्या लिखा है कि इनका समेशन डिवाइडेड बाई एन। सो डिवाइड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता डिस्ट्रीब्यूशन के नेचर पे। सो एस इज ऑल्सो अ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल। लेकिन इस एस की मीन वैल्यू एंड स्टैंडर्ड डिवीजन कितने होंगे सर मैं निकाल सकता हूँ। ध्यान दीजिएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 प्लस x2 अगर मुझे निकालना हो तो मुझे सबसे पहले ये चीज समझना पड़ेगा कि x1 एंड x2 दोनों इंडिपेंडेंट हैं या नहीं है। अगर इंडिपेंडेंट हो या नहीं हो ये तो फॉलो कर जाएगा कि दिस इज इक्वल टू ex1 प्लस ex2, ये तो फॉलो कर जाएगा। लेकिन जब भी हम लोग वेरिएंस की बात करेंगे, वेरिएंस की बात करेंगे तो वेरिएंस ऑफ x1 प्लस x2 इज इक्वल टू variance of x1 plus variance of x2 minus 2 times covariance of x1 x2, ऐसा हो जाता है, उसमें कोवेरियंस आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज अपने को ध्यान में रखना है कि वेरिएंस जब तक इंडिपेंडेंट नहीं होगा ना, अगर इंडिपेंडेंट रहा तो मैं बोलूंगा कि ये वाली वैल्यू 0 होगी, अगर ये वैल्यू 0 होगी तो ये दोनों लिनियरली डिस्ट्रीब्यूट होगी। अगर इंडिपेंडेंट है तो, अगर इंडिपेंडेंट है तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगा। स्टैटिस्टिक्स में हम लोग ये सब पढ़ेंगे कि सर जब इंडिपेंडेंट होते हैं तो ये कोवेरिएंस जो होता है वो 0 बन जाता है, इसलिए वेरिएंस ऑफ x1 प्लस x2 वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2 के इक्वल हो जाता है। ओके, सो अब इसके ऊपर आते हैं कि सबकी मीन वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर मैं इसके ऊपर एक्सपेक्टेशन लगा दूं, सर इसका एक्सपेक्टेशन म्यू, इसका एक्सपेक्टेशन म्यू, इसका भी एक्सपेक्टेशन म्यू और इसका भी एक्सपेक्टेशन म्यू डिवाइडेड बाई एन। सो कितने म्यू सर एन टाइम्स म्यू डिवाइडेड बाई व्हाट एन, डिवाइडेड बाई व्हाट एन। तो एस का जो मीन वैल्यू आया वो एस का मीन वैल्यू कितना आ गया, एस का मीन वैल्यू कितना आ गया सर म्यू ही आ गया। इसलिए एस का जो मीन वैल्यूज मैंने यहाँ पर बोला है वो मीन वैल्यू म्यू के इक्वल ही होगा। एस का जो मीन वैल्यू है वो म्यू के इक्वल होगा। अब स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें तो सर स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए सबसे पहले मुझे मीन वैल्यू की जरूरत होगी, स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए मुझे वेरिएंस की जरूरत होगी, सो वेरिएंस लगा दो। इंडिपेंडेंट है इसलिए मैं लिनियरली डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, कोवेरिएंस कहीं पे आएगा नहीं। इसका वेरिएंस कितना सर, इसका वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, इसका सिग्मा स्क्वायर, इसका भी सिग्मा स्क्वायर, इन सभी का सिग्मा स्क्वायर है। लेकिन इन सभी के साथ 1/n मल्टीपल में भी है, इन सभी के साथ 1/n मल्टीपल में भी है। तो जब 1/n मल्टीपल में है तो मल्टीपल होने कारण 1/n स्क्वायर आएगा बाहर। हम लोगों ने वेरिएंस पढ़ा था ना, वेरिएंस ऑफ ax प्लस बी, वेरिएंस ऑफ ax प्लस बी, उसमें क्या पढ़ा था a स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x, जो भी x के साथ मल्टीपल में वो स्क्वायर में बाहर आता है। इस x के साथ 1/n मल्टीपल में तो 1/n स्क्वायर बाहर में आएगा इनटू कितने सिग्मा n स्क्वायर सर n टाइम्स सिग्मा स्क्वायर। तो एक तो कैंसिल हुआ लेकिन दूसरा बच गया, सिग्मा स्क्वायर बाई n बच गया। ये वेरिएंस है तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा सर, स्टैंडर्ड डेविएशन इसका स्क्वायर रूट सिग्मा अपॉन रूट n, सिग्मा अपॉन रूट n। क्लियर हुआ सबको? यस। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है जब भी ऐसे सैंपल्स की बात हो रही होगी तो आपको इस तरह सर देन n-1, अरे यहाँ पर मैंने बोला है एक फंक्शन रखा है मैंने s, ठीक है, एक फंक्शन मैंने रखा है s, उसको मैंने बोला है कि वो फंक्शन जो है वो x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn अपॉन n है। मुझे इसकी मीन वैल्यू, इसकी स्टैंडर्ड डिवीजन चाहिए। तो मनोज अभी n-1 पे आप क्यों जा रहे हो? जब हम स्टैंडर्ड डिवीजन स्टैटिस्टिक्स में पढ़ेंगे तो वो दो टाइप के स्टैटिस्टिक्स में पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डिवीजन। एक पढ़ेंगे सैंपल स्टैंडर्ड डिवीजन और एक पढ़ेंगे पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन। जब सैंपल स्टैंडर्ड डिवीजन पढ़ते हैं तो वहां पर सिग्मा dx स्क्वायर अपॉन n-1 टाइप के आते हैं और यहाँ पर सिग्मा dx स्क्वायर अपॉन n टाइप के आते हैं, इतनी चेंजिंग आती है।
वो स्टैटिस्टिक्स में पढ़ेंगे अपन। नेक्स्ट टाइम से ना पहले स्टैटिस्टिक पढ़ाऊंगा तभी प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा। चलो इसके ऊपर आ जाओ। ESC 2018 का क्वेश्चन है, सैम्पलिंग से बेस्ड क्वेश्चन है। इन अ सैंपल ऑफ 100 स्टूडेंट्स, किसी 100 स्टूडेंट के सैंपल की बात हो रही है। द मीन मार्क्स ओनली इंटीजर obtained by them in a test is 14 with a standard deviation 2.5. The percentage of students scoring 16 marks is, 16 मार्क्स को ऑब्टेन करने वाले स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, कितने परसेंट स्टूडेंट होंगे जो 16 मार्क्स को ऑब्टेन करते हैं। अब आप मुझे बताइए कि क्या किसी पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी पूछा है, क्या किसी पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी पूछा है? यस। क्या यहाँ पे सैंपलिंग की बात किया है? क्या यहाँ पे सैंपलिंग की बात किया है? क्वेश्चन में देखो, सैंपल, यस। तो किसी पॉइंट पे सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने आपको बताया था कि किसी पॉइंट पे अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो उसको मुझे 1 का विड्थ देना पड़ेगा। 1 का विड्थ देने के लिए मुझे कहां से कहां तक प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, किस पॉइंट से किस पॉइंट तक प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी? 15.5 is less than equal to x is less than equal to 16.5। 0.5 दोनों साइड लेंगे ना, 15.5 से 16.5 तक 1 का विड्थ हो गया, मुझे इससे इसकी प्रोबेबिलिटी मिलेगी। अब ये वाली प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करें? क्योंकि सर जो दिया हुआ डेटा है ना, उस डेटा में मुझे x की मीन वैल्यू दिया हुआ है और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है। तो अगर मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसे अभी तक सॉल्व करते आ रहा था ग्राफ के थ्रू, तो मीन वैल्यू 14 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 2.5 है। स्टैंडर्ड डेविएशन 2.5 है, तो 2.5 अगर मैं ऐड कर दूं तो सर यहाँ पे 16.5 हो जाएगा। एंड इसमें 2.5 अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद इधर आ जाएंगे 11.5, है ना। तो मुझसे जो प्रोबेबिलिटी पूछा गया है वो 15.5 टू 16.5 है। 15.5 सर अराउंड यहाँ पे कुछ आएगा, ये वाला पॉइंट म्यू प्लस सिग्मा है। ये वाला जो होता है 33% होता है, 33%। तो ये वाली क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 33% से तो कम ही होगी। सर बहुत सारे ऑप्शंस हैं क्योंकि टोटल पॉपुलेशन कितना है 100, और हमारा जो डेटा मिल रहा है कि सर 14 टू 16.5 वो 33% होते हैं। ये वाला कितना होगा? सर 36 तो नहीं होगा, ये तो कंफर्म हो गया। 36 नहीं हुआ तो 23, 12, 10 इनमें से कौन सा होगा? अब तो कंफ्यूजन है भैया क्योंकि बहुत सारे हैं। इट मींस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ और तो दिया हुआ है जिसका हेल्प लेकर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्या दिया हुआ है? सर दिया हुआ है एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व between z is equal to 0 to z is equal to 0.6, it is 0.2257, and z is equal to 0 to z is equal to 1, it is 0.3413। तो ये रही x की वैल्यू, ये है x1 और ये है x2, ये है x की वैल्यू। इसको मैं z में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, मैं z1 फाइंड आउट करता हूँ x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा से। म्यू क्वेश्चन में दिया हुआ था, म्यू 14 दिया हुआ है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 2.5 दिए हुए हैं। सारी वैल्यूज पुट कर लीजिए सर। 15.5 माइनस 14 डिवाइडेड बाय 2.5, so this is 1.5 डिवाइडेड बाय 2.5, कितनी वैल्यू देंगे? 0.6 देख लो। यस, Z2 सॉल्व करो। x2 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा 16.5 minus 14 upon 2.5, it will be 1, it will be 1। अब जो स्टैंडर्ड नॉर्मल डेविएशन हमें पता है उसका ग्राफ में बना सकता हूँ।
स्टैंडर्ड नॉर्मल डेविएशन मीन वैल्यू 0, सर 0 के अबाउट सिमेट्रिक, 0 के अबाउट सिमेट्रिक। Z1 is 0.6, Z1 is 0.6, so 0.6 के अबाउट सिमेट्रिक, 0.6 यहाँ पे बना लेते हैं कि ये वैल्यूज है 0.6। Z2 is 1, तो ये वाला पॉइंट जो है वो 1 है। मुझे जो प्रोबेबिलिटी चाहिए वो किसके बीच की चाहिए सर, Z1 एंड Z2 के बीच की प्रोबेबिलिटी चाहिए, है ना। x1 Z1 है और x2 क्या है, Z2 है। मुझे इन दोनों के बीच का चाहिए, इट मींस मुझे ये वाला एरिया चाहिए। अब देखो कि 0 से 0.6 तक का एरिया 0.2257 है। ये वाला एरिया जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो 0.2257 है। उसके बाद जो बोला है कि जो ये वाला एरिया है, जो ये वाला एरिया है वो एरिया कितना है सर, ये येलो कलर वाला जो ये एरिया है, येलो कलर वाला जो एरिया है वो कितना है, दैट येलो कलर्ड एरिया इज 0.3413। तो ये वाला एरिया बता सकते हो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे सर। ये एरिया कितने हो गए 0.34, 0.22, अराउंड 12, अराउंड 12, 11.56, चलो 11.56 लिखते हैं। सो परसेंटेज के तौर पे 11.56, 0.1156 या। तो हमें जो डेटा मिला है वो मिला है 11.56%। ओके, तो 100 का टोटल पॉपुलेशन 100 है, टोटल पॉपुलेशन जो है वो 100 है, तो उसका 11.56%, 11.56% ऑफ 100 कितने हो जाएंगे सर 11.56, और बोला है इंटीजर वैल्यू है तो कितने ले लें 12, नंबर्स है ना 12। आंसर देख लो, ऑप्शन में है क्या ऐसा कुछ 12। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से आईएएस में क्वेश्चन पूछे हैं, एक्जी में क्वेश्चन पूछे, इंजीनियरिंग साइंस में क्वेश्चन पूछे, ये सब क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक इसके ऊपर फोकस करते हैं। एक्स एक नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल है जिसकी मीन वैल्यू तो मैंने आपको दे दिया कि मीन वैल्यू 0 है, लेकिन मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस मैंने नहीं बताया। वेरिएंस बोला है कि वो सिग्मा स्क्वायर के इक्वल है। अब मुझसे पूछा क्या है कि एक्सपेक्टेशन मुझे बताओ एब्सोल्यूट वैल्यू का। किसका एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स का। इट मींस मुझे एक्सपेक्टेशन फाइंड आउट करना है मॉड एक्स का। अभी तक एक्स का एक्सपेक्टेशन फाइंड आउट कर रहे थे, एक्स स्क्वायर का फाइंड आउट कर रहे थे, अब मुझसे मॉड एक्स का एक्सपेक्टेशन पूछा है। तो दिए हुए इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं प्रोबेबिलिटी फंक्शंस बनाऊं तो वो प्रोबेबिलिटी फंक्शंस बनेगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई सिग्मा स्क्वायर e रेज टू माइनस 1 अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखूं x माइनस म्यू x, क्या लिखूं x स्क्वायर, क्या लिखूं यहाँ पे म्यू की वैल्यू 0 है ना, तो म्यू की वैल्यू 0 लिखोगे तो यहाँ पे x स्क्वायर बन जाएगा, x स्क्वायर बन जाएगा। यस सर, मुझे एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड x पूछा है, मॉड x का एक्सपेक्टेशन पूछा है, तो हमने तो यही बात बोला सर इंटीग्रेशन मुझे वहां से वहां तक करना पड़ेगा जहां तक प्रोबेबिलिटी फंक्शन अलाउ कर रहा है। इट मींस इंटीग्रेशन मुझे माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक करनी है। जो फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है वही यहाँ पे लिख लेना है, एंड उसके साथ जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है वो मल्टीपल कर लेनी है। सो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई सिग्मा स्क्वायर ई रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर dx, यही बनेगा। अब आप सिर्फ मुझे इतना देखकर बताओगे कि ये सब फंक्शन जो लिखे हुए हैं, दिस फंक्शंस आर इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन, ये दोनों का प्रोडक्ट जो यहाँ पे कंप्लीट लिखा हुआ है, ये फंक्शन इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, क्या है ये पूरा फंक्शन क्या बना, इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन। इवन ऑड चेक करना मैंने बताया है, लाइक कर रहे हैं, ओके रिपीट। ओके, जब मुझे एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड एक्स फाइंड आउट करनी हो तो मॉड एक्स का एक्सपेक्टेशन फाइंड आउट करने के लिए
मैं माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक ये मॉड एक्स यहाँ पे लिखेंगे, पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी फंक्शन लिखेंगे, लिखने के बाद इंटीग्रेशन करेंगे। मैंने आपसे पूछा कि ये जो फंक्शन लिखे हैं, दिस फंक्शन इज इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन? इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है? इवन फंक्शन, दिस इज इवन फंक्शन। और सर अगर इवन फंक्शन है तो मैं इसको कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स 0 टू इंफिनिटी मॉड एक्स की जगह एक्स बनेगा। फिर से लाइक कर रहा है क्या यार, ये बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है डेली शाम में इधर। आज मैं उनको बोल कर भी आया था, उन्होंने ठीक भी किया है, लेकिन चलो 0 टू इंफिनिटी के इंटरवल में मॉड एक्स जो है वो एक्स बन जाएगा, एंड 1/2 पाई सिग्मा स्क्वायर स्क्वायर रूट ये भी बन गया, e रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर ये भी लिख लिया, dx भी लिख लिया। अब मुझे इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, देख लो यहाँ पे। क्या मैं कुछ ऐसा बोल लूं सर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा टी, जो भी एज्यूम करना है, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, देन 2x dx इज dt, है ना। अगर x की वैल्यू 0 तो सर t की वैल्यू 0, x की वैल्यू इंफिनिटी तो t की वैल्यू इंफिनिटी, 2x dx is dt. So 0 to infinity 1 upon square root of 2 pi sigma square e raised to minus t upon 2 sigma square dt. सर ये कांस्टेंट है, आप इसको तो पहले बाहर लिख लो, 2 पाई सिग्मा स्क्वायर को बाहर लिख लो, एंड इसका इंटीग्रेशन करना है। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं, इसका जो इंटीग्रेशन निकल कर आएगा वो e रेज टू माइनस टी अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाई -1 अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर ऐसा आएगा। लिमिट क्या है, 0 टू इंफिनिटी, लिमिट है 0 टू इंफिनिटी। जब इंफिनिटी पुट करेंगे तो 0 बन जाएगा, और जब 0 पुट करेंगे तो ये 1 बनेगा, तो ये पूरा टर्म्स ऊपर चला जाएगा, नेगेटिव साइन चेंज हो जाएगा। सो दिस क्वांटिटी इज सिग्मा स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई सिग्मा स्क्वायर। सो सर ये बन जाएंगे क्या, ये क्या बन जाएंगे, 2 सिग्मा स्क्वायर है यहाँ पे, ये पूरा का पूरा ऊपर चला गया, अच्छा 2 मिस किया मैंने यहाँ पे, है ना, 2 सिग्मा स्क्वायर, ये 2 सिग्मा स्क्वायर है ना। अब देख लो क्या बन रहा है ये, सर 2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन रूट पाई एंड सिग्मा। सर एक सिग्मा कैंसिल आउट हो गया, √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया, तो मुझे कुछ ऐसा मिल रहा है, √2 अपॉन पाई बाहर में सिग्मा। अब देखो कि एग्जाम के प्रेशर में क्या मैं इतना कैलकुलेशन कर सकता हूँ, एग्जाम के प्रेशर में इतना कैलकुलेशन कर सकता हूँ, पॉसिबल है? अगर कर सकते हैं भाई, करने का तो कुछ भी कर सकते हैं अगर, लेकिन ठीक है, मैं अगर ये रिजल्ट याद कर लूं कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स का जो एक्सपेक्टेशन निकल कर आता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए, नॉर्मल रैंडम वेरिएबल के लिए, एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड एक्स जो निकल कर आता है किसके लिए, जब मीन वैल्यू 0 दिया हुआ हो तब। ऑलवेज इसी पे क्वेश्चन पूछेगा, इसको चेंज नहीं करेगा, क्योंकि फिर इंटीग्रेशन सॉल्व करना मुश्किल है। इसकी जो वैल्यू आएगी डेट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन पाई टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना। तो ये चीज अपने को ध्यान में रख लेना है। करना नहीं है पर कर सकते हैं, हाँ सही, एग्जाम में करना नहीं है। सिमिलर टू एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, हम उतने ज्यादा मतलब उसके ऊपर फोकस नहीं करने वाले। अब देखो ये 99 का क्वेश्चन है, गेट 99 का क्वेश्चन है, क्वेश्चंस को पढ़ो समझो और आंसर दे दो। x is a normal random variable with zero mean
वेरिएंस इज 4। पूछा है मीन वैल्यू बताइए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x का। x का मीन वैल्यू नहीं पूछा है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x का मीन वैल्यू पूछा है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x का मीन वैल्यू, अभी हमने फार्मूला याद करके पढ़ लिया है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x का मीन वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन पाई इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन होते हैं। सो वी कैन फाइनली कैलकुलेट स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई इनटू वेरिएंस इज 4, सो स्टैंडर्ड डेविएशन इज 2। अब इसकी वैल्यू तो कैलकुलेट कर सकते हो कैलकुलेटर से, कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू तो कैलकुलेट कर सकते हो, कितनी आएगी चेक कर लो। √8 अपॉन पाई, यहाँ √8 अपॉन पाई आएगा, कितनी वैल्यू होगी वो चेक कर सकते हो कैलकुलेटर से डेसिमल में, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है। देखो सेम क्वेश्चन रिपीट किया, सेम क्वेश्चन रिपीट किया, कब रिपीट किया 2014 में। 99 का क्वेश्चन 2014 में रिपीट किया, फिर से बोला जीरो मीन है, गॉसियन रैंडम वेरिएबल है, लेकिन वेरिएंस दिस टाइम यूनिट बोला है, यूनिट वेरिएंस, वेरिएंस इज 1, variance is 1, then standard deviation is also 1. Expectation of mod x, सर अगर फार्मूला मुझे पता हो तो मैं डायरेक्टली स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन पाई इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन, सो आंसर इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन पाई, जितनी वैल्यू आएगी लिख लेंगे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड जस्ट फॉर एक्सजी और एमए पेपर, एक्सजी और एमए के पेपर के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ और आईएएस के पेपर के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ, इन सब चीजों को मैकेनिकल एंड सिविल के लिए अपने को बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है, ठीक है। अल्फा लेवल और सिग्निफिकेंस लेवल दोनों ही सेम नाम है, अल्फा लेवल बोल लो या सिग्निफिकेंस लेवल बोल लो, ये क्या होता है वो समझ लेते हैं। हम लोग जेड स्कोर की पहले बात कर लेंगे, हम लोगों ने ऑलरेडी जेड पैरामीटर पढ़ा रखा है, जेड इज एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, जेड इज सिमेट्रिक अबाउट जीरो लाइन, वो जीरो लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। मैंने यहाँ पर प्लस जेड लिया है और यहाँ पे माइनस जेड लिया है, मैंने बोला वो वैल्यू नहीं लिया 1 2 3 ऐसी वैल्यू नहीं लिया, मैंने जेड लिया, पैरामीटर ले लिया, वेरिएबल ले लिया। तो मैंने बोला कि 0 से इस प्लस जेड तक नहीं, माइनस जेड से लेकर प्लस जेड तक, माइनस जेड से लेकर प्लस जेड तक जब मैं ये एरिया कैलकुलेट कर रहा हूं तो ये एरिया निकल कर आ रहा है 1 माइनस अल्फा। तो रिमेनिंग दिस साइड का एरिया और दिस साइड का एरिया दोनों अल्फा बाई 2 अल्फा बाई 2 होगा। क्यों? क्योंकि सर टोटल एरिया 1 होना चाहिए। देखो अल्फा बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2 इज अल्फा एंड 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा दैट इज इक्वल टू 1। सो टोटल सम करने पे 1 आ गया। ये बात क्लियर हुआ सबको? ये बात क्लियर हुआ सबको? यस। सो कभी आपको ये चीज पूछ सकता है, ये चीज आपसे पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है भाई? वो आपसे ये पूछ सकता है कि z इज इक्वल टू 1 के लिए, z इज इक्वल टू 1 के लिए अल्फा लेवल क्या है? व्हाट इज अल्फा लेवल? सिग्निफिकेंस लेवल क्या है? देखो कैसे कैसे जाएंगे वो समझा देता हूं मैं। z इज इक्वल टू 1 के लिए सिग्निफिकेंस लेवल क्या है? सिग्निफिकेंस लेवल मतलब अल्फा लेवल। ओके, आपको याद है 0 to 1 वाला कॉन्सेप्ट, 0 to 1 वाला कॉन्सेप्ट? जब z इक्वल टू 1 की मैं बात कर रहा हूँ, इट मीन्स हमें किसकी बात करनी है? -1 से +1, एंड -1 से +1 के बीच का टोटल एरिया कितना होता है? -1 से +1 के बीच का टोटल एरिया कितना होता है? 0.682। तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? 0.318। 0.318। यस। तो अल्फा लेवल निकालना आपको समझ में आ रहा है, सिग्निफिकेंस लेवल कैसे निकालते हैं। उसी तरीके से अगर z इज इक्वल टू 2 के लिए अगर मुझे सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा चाहिए, सिग्निफिकेंस लेवल चाहिए, तो अगेन मैं बोलूंगा कि 1 माइनस अल्फा इसकी वैल्यू कितनी होगी? z इज इक्वल टू 2 के लिए कितनी होगी?
सर 95% बोलते हैं अराउंड, तो 0.95, तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी 0.05, 0.05 है ना। अब दूसरी वर्क होती है कॉन्फिडेंस लेवल की। कॉन्फिडेंस लेवल क्या बोलते हैं हम लोग, मिडिल वाले पार्ट कोई तो कॉन्फिडेंस लेवल बोल रहे थे, जैसे 68% कॉन्फिडेंस लेवल, 95% कॉन्फिडेंस लेवल, 99% कॉन्फिडेंस लेवल। सो अगर मुझसे z इज इक्वल टू 1 के लिए कॉन्फिडेंस लेवल पूछा तो 1 माइनस अल्फा, एंड z इक्वल टू 1 के लिए कॉन्फिडेंस लेवल क्या है सर 68.2%। z इज इक्वल टू 2 के लिए कितना सर 95% अराउंड। z इज इक्वल टू 3 के लिए कितना सर 99.7% अराउंड। क्लियर। यहाँ पर सारी वैल्यूज लिखी हुई है कैलकुलेट करने के लिए, सबकी z वाली वैल्यूज यहाँ पे लिखी हुई है। z इज इक्वल टू 1.646 है तो 19% कॉन्फिडेंस लेवल आएगा। आप वो कैलकुलेट करके देखोगे कि z की वैल्यू अगर मैं 1.646 लेता हूँ तो 90% कॉन्फिडेंस लेवल आता है। z की वैल्यू 1.96 अराउंड 2 लेते हैं तो 95% कॉन्फिडेंस लेवल आता है। देखो इसमें और जो मैंने z इज इक्वल टू 2 लिखा है उसमें डिफरेंस है। देखो यहाँ पर मैंने z इज इक्वल टू 2 लिखा 95%, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है, यहाँ पर z इज इक्वल टू 1.96 लिख रखा है। z इज इक्वल टू 1.96 एंड z इज इक्वल टू 2 में कितना डिफरेंस है, बहुत कम सर 0.04। तो मैंने क्या बोला था कि 95% से थोड़ा ज्यादा, मैंने क्या बोला था वहां पर 95% से थोड़ा ज्यादा, 95 प्लस, है ना। इसीलिए z इज इक्वल टू 2 पे और z इज इक्वल टू 1.96 ये डिफरेंस है यहाँ। एग्जैक्ट 95% कहाँ पे मिलेगा सर, एग्जैक्ट 95% z इज इक्वल टू 1.9, वो भी एग्जैक्ट नहीं है। देखो 3 डेसिमल प्लेस तक, 5 डेसिमल प्लेस तक एक्यूरेट है, उसके बाद तो फिर से कुछ ना कुछ है। उसी तरीके से 99.9% कॉन्फिडेंस लेवल मुझे z इज इक्वल टू 3.291 के लिए मिलता है, जिसके लिए सिग्निफिकेंस लेवल 0.1 होते हैं, क्योंकि ये 99.9 है तो ये 0.01 होगा, तभी जाकर वो होगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जो आईएएस ये सब के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी बन जाती है। चंद्र पूछिए क्या पूछना है। सर हम एरिया जो पहले कैलकुलेट करते थे तो उसके लिए z माइनस सिग्मा एंड v माइनस सिग्मा हाँ तो सेम होता था, तो अब हाँ, यहाँ पे हम अल्फा लेवल एक नया नोटेशन क्यों दे रहे हैं, एक सिग्निफिकेंस लेवल बोल के? वो तो सेम ही है ना, हम पहले भी जो कैलकुलेट कर रहे थे एरिया। हाँ तो जो हम जो पहले एरिया कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है, ये एरिया कैलकुलेट कर रहे थे, हमने इसका कुछ नाम थोड़ी रखा था। ये मीन वैल्यू है और ये म्यू प्लस सिग्मा है और ये म्यू माइनस सिग्मा है। मैंने इसका कुछ नाम थोड़ी रखा, मैंने जस्ट बोला एरिया है, एरिया है। अब इसके ही पार्ट को क्या बोल दिया गया कि अगर हम देख लो एक्चुअली में ये डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से कहाँ तक वैलिड है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक। अब मुझे ऐसा चाहिए ना कि भैया कौन इंटीग्रेट करने वाला है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक। लेट्स इंटीग्रेट इट ओनली म्यू माइनस 3 सिग्मा टू म्यू प्लस 3 सिग्मा, इतना ही इंटीग्रेट कर लो। सर जब इतना इंटीग्रेट कर लेते हैं तो मुझे कितना कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि हमारा काम 99.7% तो कंप्लीट हो गया। अब उनका कहना है कि थोड़ी और एक्यूरेसी बढ़ा, तो इसीलिए ये सब जेड पैरामीटर और कॉन्फिडेंस लेवल की बात कर रहे हैं। तो इसके बीच का जो भी हम इधर से सिमेट्रिसिटी यूज कर रहे हैं उसके बीच के एरिया को हम लोग जो बोल रहे हैं वो कॉन्फिडेंस लेवल बोल रहे हैं, कॉन्फिडेंस लेवल बोल रहे हैं। और वो कॉन्फिडेंस लेवल क्या है 1 माइनस अल्फा, और इसमें अल्फा क्या है, इसमें अल्फा सिग्निफिकेंस लेवल, ऐसा नाम रखा गया। जस्ट मैथमेटिकल टर्म्स है जिसको इंक्लूड किया गया, थोड़ा मैंने समझाने की कोशिश किया गया है, ठीक है। ऐसे तो हम लोग सिर्फ एरिया एरिया पे ही खेल रहे थे ना, एरिया है एरिया है। अब आते हैं नल हाइपोथेसिस एच नॉट। अगेन आई एम सेइंग दैट पहले ये टॉपिक रिकेश का क्वेश्चन है सर, अल्फा को सिग्निफिकेंस लेवल और कॉन्फिडेंस लेवल कह रहे हैं। हाँ, 1 माइनस अल्फा इज कॉन्फिडेंस लेवल, अल्फा इज सिग्निफिकेंस लेवल, वही लिख रखा है मैंने यहाँ। देखो अल्फा लेवल या सिग्निफिकेंस लेवल इज जस्ट अल्फा। 1 माइनस अल्फा यहाँ पे एरिया बताया है और उसी एरिया को मैंने क्या बोला है, कॉन्फिडेंस लेवल बोला है।
ये जो एरिया 1 माइनस अल्फा है उसको क्या बोला है, कॉन्फिडेंस लेवल बोला है ना। हमने क्वेश्चन किया था ना ऊपर, कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ 95% ऐसे लिखे रहते थे, वो लेवल यहाँ से समझ में आ रहा होगा आपको क्या बोलना चाहता है वो 95%। नाउ अगेन दिस टॉपिक इज नॉट इन सिलेबस राइट नाउ, पहले था अब नहीं है। एग्जी में हो सकता है, एमए पेपर में हो सकता है, आईएएस के पेपर में हो सकते हैं, ठीक है। राइट नाउ सिविल मैकेनिकल ये सब के सिलेबस में नहीं है। सो रिवाइज करते टाइम पे थोड़ा ध्यान में रखेंगे क्या रिवाइज करना है क्या नहीं करना है। नल हाइपोथेसिस, सबसे पहले वर्ड को समझते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब वो स्टेटमेंट जिसको हम इन जनरल प्रूव करने पे फोकस नहीं करते हैं, हम मान लेते हैं कि वो ट्रू है, ऐसा मान लेते हैं। नल, नल एटीट्यूड, नल का मतलब क्या हुआ कि हम किसी को ज्यादा वैल्यू नहीं दे रहे। मतलब मान लो कि हमारे दो फ्रेंड हैं, फ्रेंड 1 एंड फ्रेंड 2। मेरे पास एक गिफ्ट पड़ा हुआ है, मेरे पास एक गिफ्ट है, ये गर्लफ्रेंड है और ये मेरा कोई बॉय में फ्रेंड है। मन तो करेगा मैं इसको दे दूंगा ही, मन तो यही करेगा फिर। और अगर आप ऐसा करते हो इट मीन्स आपका एटीट्यूड जो है वो नल नहीं है, आपका एटीट्यूड जो है वो नल नहीं है। अगर आप दोनों को सेम वेटेज देते हो, आपके पास एक ही गिफ्ट है अपने पास रखे रहो ना, क्यों देने का किसी को। सर मेरे पास दो गिफ्ट है, अब दोनों अगर गर्लफ्रेंड को दे दिया ना तो फिर प्रॉब्लम हो गई। एक इसको दे दो भाई, एक इसको दे दो, अगर एक एक दोनों को दे दिए ना तो मेरा क्या कहलाएगा, जो मेरा एटीट्यूड जो है वो नल है। अगर आप दोनों के दोनों गिफ्ट, हमारे पास दो गिफ्ट है, दोनों के दोनों गिफ्ट मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को दे दिया, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ एरर कर रहे हो आप, कुछ मतलब गलत कर रहे हो आप। सेम तरीका अगर मैं इधर पूरे के पूरे गिफ्ट दे दूं फिर से गलत हो जाएगा सर, फिर से गलत हो जाएगा। नल का मतलब ये होता है कि इक्वल समझना, दोनों को इक्वल इक्वल समझना है ना, दोनों को इक्वल इक्वल समझना। अब इसमें दो टाइप के एरर हो सकते हैं, अगर आप इक्वल नहीं समझते हो तो दो टाइप के एरर हो सकते हैं। टाइप 1 एरर हम लोग जो डिफाइन करते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं कि नल हाइपोथेसिस है ना। और वो नल हाइपोथेसिस क्या है, ट्रू है। नल हाइपोथेसिस क्या है, ट्रू है। देखो एक दूसरे तरीके से समझाता हूँ। एक इंटरव्यूअर है, उसके पास दो लोग इंटरव्यू देने के लिए बैठे हैं, इसका रिज्यूम स्ट्रॉन्ग है ना, इसका रिज्यूम स्ट्रॉन्ग है और इसका रिज्यूम जो है वो वीक है, इसका रिज्यूम जो है वो वीक है, इसका प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है और इसका प्रोफाइल वीक है। तो हमारी जॉब के प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ये ट्रू होगा और जॉब की प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ये जो होगा वो फॉल्स होगा। हमें तो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट चाहिए, वीक कैंडिडेट क्यों लेंगे। तो ये स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हमारे लिए ट्रू होगा, वीक कैंडिडेट हमारे लिए फॉल्स होगा। लेकिन जो इंटरव्यू देने के लिए बैठा हुआ है वो इसका फ्रेंड है, जो इंटरव्यू लेने के लिए बैठा हुआ है वो इसका फ्रेंड है। तो भैया एक तो ये स्ट्रॉन्ग है, एक तो ये स्ट्रॉन्ग है, ट्रू है, उसका फ्रेंड है, तो ऑब्वियस सी बात है इसी को सिलेक्ट करेगा। लेकिन अगर यही इंटरव्यूअर इस वीक वाले का भी फ्रेंड रहा, इसका फ्रेंड रहा, लेकिन इससे कोई जान पहचान नहीं है, तो भाई थोड़ी तो बायसनेस आ जाती है फिर कि वीक है, चलो कोई नहीं भाई मैं तेरा जॉब करवा देता हूँ, कोई बात नहीं, तेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, तेरा प्रोफाइल अच्छा नहीं, मैं तेरा जॉब करवा देता हूँ, सिलेक्ट कर लूंगा, कोई बात नहीं। इट मीन्स हमने जो एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट था हमने उसको क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। अगर आपने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जो ट्रू है आपने उसको रिजेक्ट कर दिया तो आप बोलोगे टाइप 1 एरर है। आप क्या बोलोगे, टाइप 1 एरर। आपने इसको रिजेक्ट किया, आपने वीक वाले को सिलेक्ट कर लिया और आपने अपने ये जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट था वो फ्रेंड नहीं है, आपने उसको रिजेक्ट कर दिया। आपने एरर तो किया है और वो एरर क्या कहलाएगा, टाइप 1 एरर कहलाएगा। और टाइप 1 एरर की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो सिग्निफिकेंस लेवल के इक्वल होगी। टाइप 1 की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो सिग्निफिकेंस लेवल के इक्वल होगी, ध्यान में रहेगा। इसी को टाइप 1 एरर रेट भी बोलते हैं और सिग्निफिकेंस लेवल के अकॉर्डिंग टाइप 1 का एरर कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। सो कभी आपको ऐसा कुछ बोल देगा कि टाइप 1 एरर फाइंड आउट करो z इज इक्वल टू 1 के लिए, तो z इज इक्वल टू 1 के लिए हम अल्फा फाइंड आउट करेंगे एंड वो अल्फा की वैल्यू जो निकल कर आएगी वो टाइप 1 की एरर कहलाएगी। क्लियर हो रहा है सबको। यस
चलिए नीचे आइए, टाइप 2 एरर, टाइप 2 एरर। अब टाइप 2 एरर क्या बोलता है? फेलिंग टू रिजेक्ट, फेलिंग टू रिजेक्ट null hypothesis when it is false, when it is false। अब स्टेटमेंट देख लो, इंटरव्यूअर है, दो लोग बैठे हैं इंटरव्यू देने के लिए, ये स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, ये ट्रू है, ये वीक कैंडिडेट है, ये इट मींस फॉल्स है, ये इट मींस फॉल्स कैंडिडेट है। अब मैंने फेलिंग टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स, फॉल्स है लेकिन सर ये मेरा फ्रेंड है, फॉल्स है लेकिन ये मेरा फ्रेंड है, और फ्रेंड होने के कारण मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूं, गलत तो कहलाएगा, गलत तो कहलाएगा। टाइप 2 एरर हो गया। फेलिंग टू रिजेक्ट, मुझे रिजेक्ट करना चाहिए था, मैंने इसको रिजेक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं इसको क्या कर रहा हूं? एक्सेप्ट कर रहा हूं। इट मीन सर एरर तो है, फॉल्स है, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, सर टाइप 2 एरर। सर प्रीवियस वाले में स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है लेकिन आप उसको रिजेक्ट कर रहे हो, टाइप 1 एरर। स्ट्रॉन्ग है, ट्रू है, आप रिजेक्ट कर रहे हो, टाइप 1 एरर, टाइप 1 एरर। प्रीवियस नेक्स्ट वाले में सर फॉल्स है, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, फेलिंग टू रिजेक्ट इट मींस एक्सेप्ट कर रहे हो, सर टाइप 2 एरर। टाइप 2 एरर की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं, बीटा। एंड बीटा, इसको बीटा लेवल भी बोला जाता है, बीटा लेवल। और बीटा लेवल के अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करते हैं पावर ऑफ टेस्ट, उस टेस्ट जो आप कर रहे हो। जैसे हम लोग आगे एक्चुअली हम लोग बहुत सारे टेस्ट पढ़ते हैं, जैसे काई स्क्वायर टेस्ट, आप लोगों ने कभी शायद पढ़ा हो काई स्क्वायर टेस्ट, पढ़ा है? किन लोगों ने पढ़ा काई स्क्वायर टेस्ट? इंजीनियरिंग में कभी पढ़े काई स्क्वायर टेस्ट? ऐसे वाले सिंबल के साथ डिनोट करते थे, काई स्क्वायर टेस्ट नहीं पढ़े। टी टेस्ट पढ़े हो? टी टेस्ट, जेड टेस्ट, जेड तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट हो गया, टी टेस्ट, काई टेस्ट नहीं पढ़े हो। तो उस तरह के टेस्ट होते हैं, उस टेस्ट की पावर कितनी है, वो कितना पावरफुल टेस्ट है, वो पावर निकालने के लिए हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि वो 1 माइनस बीटा के इक्वल होता है। और बीटा क्या है? टाइप 2 का एरर रेट है, कितने एरर टाइप 2 के आ रहे हैं वो हमें बीटा से मिलता है। और हमेशा ध्यान में रखेंगे पावर प्लस बीटा की वैल्यू 1 के इक्वल होती है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? पावर प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, पावर प्लस बीटा इज 0, पावर माइनस बीटा इज 1, पावर इनटू बीटा इज 1। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे अगर आता है तो। चलो गेट 2016 का क्वेश्चन है, मैंने बोल दिया आप सिलेबस में नहीं है, ठीक है, फिर भी आप पढ़िए और आंसर दे दीजिए। टाइप 2 एरर इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में टाइप 2 एरर हम इनमें से कौन से स्टेटमेंट को बोलेंगे? ओके सर फॉल्स है, उसको रिजेक्ट करना चाहिए था लेकिन मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूं। देख लो ऊपर फ्रेंड वाला एग्जांपल था। सर फॉल्स है, उसको रिजेक्ट करना चाहिए था, एक्सेप्ट कर रहा हूं, टाइप 2 एरर मिल रहा है, टाइप 2 एरर मिल रहा है, सेम चीज है ना। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, acceptance of null hypothesis when it is false should be rejected। हमें टाइप 1 एरर कब मिलेगा? इनमें से ये तो हो गया चलो टाइप 2, ठीक है, ये जो ऑप्शन है वो टाइप 2 एरर वाले हैं। टाइप 1 एरर इनमें से कौन सा है? सर रिजेक्ट कर रहे हैं, किसको रिजेक्ट कर रहे हैं? नल हाइपोथेसिस को। जब वो ट्रू हो, ट्रू होगा तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए था, लेकिन आप उसको रिजेक्ट कर रहे हो। दिस इज टाइप 1 एरर, टाइप 1 एरर। और ये दोनों में तो कोई बात नहीं है, फॉल्स है, उसको रिजेक्ट करना चाहिए था, रिजेक्ट कर रहा है तो कोई एरर ही नहीं है। फॉल्स है, रिजेक्ट करना चाहिए था, रिजेक्ट कर रहा है, कोई एरर नहीं है। ट्रू है, एक्सेप्ट करना चाहिए था, एक्सेप्ट कर रहा है, कोई एरर ही नहीं है ना। अब आते हैं हम लोग सीडीएफ पे। ओके चलो ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तक आज हमने फिनिश किया, इसके आगे कंटिन्यू नहीं करते हमें क्योंकि नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा सीडीएफ। अब जस्ट आप लोग से इतना रिक्वेस्ट है
जितना भी प्रोबेबिलिटी अभी तक नॉर्मल तक हमने कवर किया है, ठीक है। सीडीएफ के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में बहुत कम दिखेंगे, जितने क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं अभी उतने सॉल्व कीजिए। रिसेंटली कुछ क्वेश्चंस बहुत ही डिफरेंट टॉपिक से पूछा है, जो मैं आपको आगे कराने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि मैं नहीं कराना, देखो ये सब टॉपिक है ना, ये सब एक्सजी वाला टॉपिक है, आईएएस वाला टॉपिक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैकेनिकल सिविल में पूछता है तो मजा आ जाएगा फिर, ठीक है। ये सब सीडीएफ कराने वाला हूँ, ये सब आपको जितने भी मार्केट में मिलेंगे वो डायरेक्टली आपको रिजल्ट दे देंगे कि ये क्वेश्चंस है, इसका आंसर ऐसे हो जाएगा। कैसे आता है कोई नहीं बताएगा, काफी दिनों से पढ़ा रहा हूँ इन सब चीजों को, गेट में पूछा भी है, ठीक है, गेट में पूछा भी है। देखो जैसे ये पूछ रखा है मैकेनिकल 2018 में, है ना, ये क्वेश्चन पूछा है मिनिमम वाला। मैं सिर्फ मिनिमम ही नहीं मैक्सिमम वगैरह सब करवाता हूँ, ठीक है, मैक्सिमम भी मैं करवाता हूँ, ऐसा नहीं सिर्फ मिनिमम करवाता हूँ, मैक्सिमम है। ये क्वेश्चन कभी गेट में पूछा नहीं है लेकिन मुझे करवाना है, ताकि एग्जाम्स में अगर आ जाए तो कैसे सॉल्व करना है वो पता हो। तो ऐसे छोटे छोटे टॉपिक बचे हुए हैं, ठीक है, इसलिए बाकी जो चीजें हैं ना वो आप सॉल्व कर लो, बाकी जो चीजें क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर लो। देखो ये सब कुछ बताने वाला हूँ, वेरिएंस ऑफ z, वेरिएंस ऑफ x1 प्लस x2 माइनस 2 टाइम्स कोवेरिएंस ऑफ x1, कोवेरिएंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सब कुछ आएगा आपका आगे। लेकिन ट्राई करो कि जितने क्वेश्चंस आपको प्रोबेबिलिटी वाले डिस्ट्रीब्यूशन वाले मिलते हैं, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी वाले नहीं, पीएनसी वाले नहीं, क्योंकि पीएनसी वाले कॉन्सेप्ट मैंने कराए नहीं, अगर आपको आता है तो वो करते चले जाइए। पीएनसी के अलावा जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चन है वो सब क्वेश्चन कर रहा हूँ, अब उतने क्वेश्चन हो जाएंगे, बाकी जो चीजें बचेगी वो हम करेंगे, ठीक है। ये सब क्वेश्चन तो ठीक है हो जाएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं कल, क्योंकि कल से सीडीएफ स्टार्ट करेंगे और कल प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट खत्म भी हो जाएगा जहां तक मुझे उम्मीद है। हाँ ठीक है, बचेगा तो देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वगैरह मैंने आपको बोला था, ट्री डायग्राम से बताऊंगा ये सब, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस रखेंगे, पूरी प्रैक्टिस होगी इसके ऊपर। काफी क्वेश्चंस मैंने रख रखे हैं कंडीशनल और बेस पे, तो ये सब पे प्रैक्टिस होगी अपनी, है ना। ये सब देखेंगे अपना कैसे सॉल्व करना है, ट्री डायग्राम कैसे बनाना है, ट्री डायग्राम से कैसे सॉल्व करना है, वो सब देखेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं अब कल के लेक्चर में। कुछ डाउट है, कुछ डाउट है किसी को? रुकना, एक बार आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेना मेरा, ठीक है। अपना टेस्ट का कुछ चाहिए, कैसे टेस्ट देना है, क्या गलतियां हो रही हो, मुझे भी तो समझ में आए ना, कितने स्कोर्स आ रहे हैं आपके अदर सब्जेक्ट्स वगैरह में, कौन सी टेस्ट सीरीज आपको दे रहे हो, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे टेस्ट सीरीज तो अवेलेबल है लेकिन मैथ में सबसे ज्यादा गलतियां मिलती हैं। तो कितने क्वेश्चंस कहाँ आपकी गलतियां हो रही है वो चीज एनालाइज करने की जरूरत होगी, ठीक है। चलो बाय, गुड नाइट।